हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। वो वाली एडमिन चैट चला ना, इसी के ऊपर लगा देना, ठीक है। आ जाइए आ जाइए आ जाइए सभी लोग। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला, दिस अमेजिंग बैच वरुण जेई एडवांस 2025। जी एडवांस को जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं उनके लिए बैच बनाया गया है। और आज हम बात करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम के आखिरी लेक्चर की, है ना। तो सर आज के इस लेक्चर में हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन जो आपको होमवर्क दिए थे वो और कुछ दो चार और ऐड करेंगे, और उसके बाद में हम डायरेक्टली चलेंगे किसके ऊपर, दैट इज जेई एडवांस के जो PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो आई एम गुड गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आप सभी लोग लिखकर भेजें कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है और आप सभी लोग कैसे हैं। प्रोबेबिलिटी कल से चालू होगी बेटा। प्रोबेबिलिटी कल से चालू होगी और चार लेक्चर्स तक चलेगी। यस, चलिए स्टार्ट करें। आ जाओ। तो पहला सवाल ये था जी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन नंबर 23, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आप बोल सकते हो 23A फिर 23B फिर 23C, तीन पार्ट हैं इसके। और अगर आप इसकी थॉट प्रोसेस पकड़ लेते हैं सॉल्व करने की, तो फिर तीनों ही पार्ट बहुत ही जोरदार तरीके से आप कर सकते हैं क्लियर। बहुत बढ़िया, शाबाश, है ना। आ जाओ। तो ध्यान से देखोगे पैटर्न को, तो F1x आपको दे रखा है, F2x दे रखा है, F3x दे रखा है। ऐसे करते करते एक FKX फंक्शन डिफाइन किया गया, जो कि ये है ना, FKX ऐसे डिफाइन किया गया। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके ओपन करते हैं इन द पावर्स ऑफ x, तो ये है हमारे पास में कांस्टेंट टर्म, ये है x का कोफिशिएंट, ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये x क्यूब का कोफिशिएंट, ऐसे चलता जाएगा। तो मैंने कहा ध्यान से देखो, F1x ये है, क्या मैं F2x को ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान से देखना प्लीज। F2x को ये वाला पार्ट कितना है, ये पार्ट क्या है अंदर जो लिखा हुआ है, सर यही तो हमारा F1x है। तो कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि इसको हम F1x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं सर, कि F2x को आप F1x माइनस 2, क्योंकि इतना पार्ट F1x है, इसमें से 2 घटाया फिर उसका पूरे का स्क्वायर। सिमिलरली जो F3x है, F3x जो है वो इतना पार्ट क्या है सर, ये इतना पार्ट है F2x। फिर यहां पे लिखा F2x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए क्या मैं FKX को f ऑफ k माइनस 1x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ईमानदारी से बताओ, यस और नो, है ना। क्या मैं इतने पार्ट को ऐसे लिख सकता हूं? तो आंसर इज सर यस। इसी पैटर्न को ध्यान से देखोगे। तो अब आती है जी बात जोरदार वाली। मैंने कहा ठीक है भाई, इधर आ जाइए प्लीज। तो FKX क्या है इसकी लेफ्ट हैंड साइड? सर FKX का मतलब है ये रहा, FKX इस पूरे के बराबर है, दैट इज AK प्लस BKX प्लस CKX स्क्वायर प्लस DKX क्यूब, ऐसे चलता जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि f ऑफ FK1x क्या होगा, मतलब FK1 नहीं सॉरी FK माइनस 1x क्या होगा, तो सर आप इसी में ही k की जगह k माइनस 1 रख दो। तो मैंने कहा ये पूरा पार्ट क्या बनेगा जरा बताना। सर ये बन जाएगा AK माइनस 1 प्लस BK माइनस 1x प्लस CK माइनस 1x स्क्वायर, और ऐसे लिखता जाएगा ये। और माइनस लास्ट में आपको क्या करना है, माइनस 2, क्योंकि यहां पर माइनस 2 भी हो रहा है और इस पूरे का स्क्वायर। कैसा लग रहा है दोस्तों, यस और नो? हिट एंड ट्रायल से भी हो गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट एक्चुअल मेथड भी तो पता होना चाहिए, एक्चुअल मेथड भी तो पता होना चाहिए भाई, है ना। तो सर अब हमारे पास में ज्यादा कुछ बचा नहीं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा इसी ब्रैकेट को अगर मुझे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, एफ, देखो बाकी सभी टर्म्स में एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये आ रहा है, बिना एक्स वाली टर्म एक तो ये है एक ये है, तो एफ ए के माइनस 1 माइनस 2 फिर बी के माइनस 1 एक्स फिर सी के माइनस 1 एक्स स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा।
इस पूरे के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है तो मतलब यही सेम चीज इसी से मल्टीप्लाई होगी, ए के माइनस वन माइनस टू प्लस बी के माइनस वन एक्स प्लस सी के माइनस वन एक्स स्क्वायर, और ये ऐसे चलता जाएगा, और ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन में है। अब ये दोनों उसने बराबर दे रखे हैं, हमने रिकरेंस रिलेशन यूज कर लिया। इस चीज को बोलते हैं बेटा रिकरेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज रिकरेंस रिलेशन, कि हर आगे आने वाले नए टर्म की वैल्यू, आगे आने वाले नए फंक्शन की वैल्यू पुराने वाले पे डिपेंड कर रही है। बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा अब मैं इन दोनों साइड्स को क्या करूंगा? कंपेयर। कंपेयर का मतलब समझ में आता है कि लेफ्ट साइड में कांस्टेंट पार्ट क्या है। अगर मैं दोनों तरफ कांस्टेंट पार्ट को कंपेयर करूं तो लेफ्ट साइड में कांस्टेंट पार्ट है ए के, और राइट साइड में कांस्टेंट पार्ट कैसे जनरेट होगा? जब ये कांस्टेंट, मतलब ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन में, ध्यान रखना, जब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होगा, दैट इज ए के माइनस वन माइनस टू का होल स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है ना? क्या ये बात क्लियर है? यस और नो? ठीक है, कि दोनों तरफ कांस्टेंट पार्ट कंपेयर कर दिया। राइट साइड में दो ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन में, इसमें से कांस्टेंट पार्ट तब निकलेगा जब दोनों कांस्टेंट पार्ट आपस में मल्टीप्लाई हो, और लेफ्ट साइड का कांस्टेंट पार्ट ये रहा। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट अगर मैं कंपेयर करूं तो लेफ्ट साइड में एक्स का कोफिशिएंट है बी के, राइट साइड में एक्स का कोफिशिएंट कैसे निकलेगा? जब इस ब्रैकेट से एक्स वाली टर्म निकले और वो कांस्टेंट पार्ट से मल्टीप्लाई हो, दैट इज ए के माइनस वन माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय बी के माइनस वन। और साथ में एक और तरीका भी है सर, जब इस ब्रैकेट की कांस्टेंट टर्म, सॉरी एक्स वाली टर्म इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो, दैट इज ए के माइनस वन माइनस टू एंड बी के माइनस वन। तो ये दोनों चीज 2 टाइम्स हो जाएगी सर, है ना? सेम ही तो लिखा हुआ था। कैसा लगा सर? एकदम बढ़िया, है ना? कैसा लगा बेटा? एकदम बढ़िया। ठीक है, अभी सी के माइनस वन पे भी आता हूं, या सी के को भी कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करके, बट एक बार यहां से देख लेते हैं कि कैसे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, तो मैंने कहा यहां से जरा देखने वाली बात यह है। अच्छा, वैसे ही देख के बता सकते हो, वैसे ही देख के बता सकते हो, हर एक का कांस्टेंट पार्ट, हर एक का कांस्टेंट पार्ट 4 है क्या? इसका कांस्टेंट पार्ट बताओ, इसका कांस्टेंट पार्ट जब इसको ओपन करोगे तो 4 आएगा। इसका अगर कांस्टेंट पार्ट निकालना है तो एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर फिर से 4। इसमें अगर कांस्टेंट पार्ट निकालना है तो एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो सर वापस ये भी पूरा का पूरा कितना आएगा? 4। तो आप बोल सकते हो जितने भी आपके पास में ए के, A1, A2, A3 इस टाइप के सभी जो हैं, ये सारे के सारे 4 हैं। यस और नो? है ना? या फिर आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे इन सभी में के की वैल्यू जो है वो 2 या 2 से बड़ी है। तो जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज A2, मैंने के की वैल्यू उसमें 2 रख दी, तो वो आ जाएगा A1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर मैं आपसे पूछूं A3, के की वैल्यू 3 रखी, तो A2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब A1 का मतलब है कि F1 का कांस्टेंट पार्ट, तो जब मैं F1x को ओपन करूंगा तो ये वाली चीज आ जाएगी सर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। तो A1 कितना है सर? A1 हमारे पास में 4 है, 4 में से 2 गए, 2, 2 का स्क्वायर फिर से 4, तो A2 की वैल्यू भी 4, यहां पुट करो, 4 में से 2 गए, 2, 2 का स्क्वायर फिर से 4। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जितने भी हमारे पास में इस टाइप के लोग हैं, ठीक है, ए के इज इक्वल टू 4 ऑल फॉर ऑल के ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये बात सर एकदम क्लियर होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं सर इस पार्ट पे, इसको देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। तो बी के इज इक्वल टू 2 टाइम्स, बी के इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए के माइनस 2, सॉरी ए के माइनस 1 माइनस 2 इंटू बी के माइनस 1, है ना? अब आपको ये पता चल गया सर इसकी वैल्यू तो 4 है, 4 में से 2 गया 2, 2 इंटू 2 4, तो बी के की वैल्यू क्या आ गई सर? 4 बी के माइनस 1। अब इसमें आप के की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी कुछ भी रखते जाओ, है ना? क्योंकि तभी लोअर सफिक्स यहां 2 बनेगा, यहां 1 बनेगा, लोअर सफिक्स माइनस 1 तो बना मत देना भाई। तो सर यहां से आ जाएगा B2 इज इक्वल टू 4B1, फिर B3 इज इक्वल टू 4B2, बस वैल्यू पुट करके जाओ, B4 इज इक्वल टू 4B3, ऐसे चलता जाएगा। मैं आपका सारा ध्यान इस चीज के ऊपर फोकस करना चाहूंगा कि व्हाट इज B1। B1 मतलब सर x का कोफिशिएंट, तो B1 की वैल्यू है F1x में जाओ, वहां से x का कोफिशिएंट पता करो,
तो b1 की वैल्यू है सर -4। तो मैंने कहा अगर b1 की वैल्यू -4 है तो b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहां पे -4 रख दिया। सर b3 कितना हो जाएगा, सर ये वाली वैल्यू यहां रख दो सर, -4 का क्यूब। ऐसे करते करते b5 पे आओगे तो -4 की पावर 5, सर ये हो जाएगा 2 की पावर 10, तो -1024, ठीक है जी। तो -1024 आपके पास में आंसर आ गया है। यस और नो, कोई दिक्कत है किसी को, सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो b5 की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है। अब जो अगला पार्ट है उस पे चलते हैं। अगले पार्ट में क्या है, ck आपको निकालना है। क्या निकालना है बेटा, ck। अब ck निकालने के लिए यहीं पर वापस जाइए और यहां पर बताओ किसको कंपेयर करूं। तो सर इसमें आप एक काम करो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ck और राइट साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बहुत ही इत्मीनान से बताना। तो सर हम राइट साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बहुत ही प्यार प्यार से निकालेंगे। कैसे कैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ सकता है, जब ये वाली एक्स स्क्वायर वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई हो, इसकी वैल्यू 2 है टोटल भाई। कैसे, क्योंकि ये 4 में से दोगे 2, इसकी वैल्यू भी 2 है, ठीक है ना। तो जब ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 2ck-1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये वाली टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी दैट इज ऑल्सो 2ck-1। और एक तरीका और भी है, जब दोनों x वाली टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाए तो यहां से कितना आ जाएगा, bk-1 का होल स्क्वायर। तो सर ये कितना आ गया, दिस इज 4 टाइम्स ck-1। तो मैंने कहा भाई एक बार बता ck कितना आ गया है, ck। तो सर ck ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास में आ गया 4ck-1, 4 टाइम्स ck-1 प्लस bk-1 का होल स्क्वायर, प्लस bk-1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब अगले सवाल में उसने आपसे क्या पूछा है, ck ही पूछा है, इनमें से कौन सी वैल्यू ठीक है। वैसे तो आप एक काम कर सकते हो, इसमें k की वैल्यू 1 डालकर पता कर सकते हो। जैसे यहां पर c1 का मतलब क्या है, सर c1 का मतलब है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1। मैं आपको ऑब्जेक्टिव तरीका बता रहा हूं, ठीक है। f1x को ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है उसको हम ck बोल रहे हैं, तो वहां पर f1x में वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट c1 की वैल्यू कितनी है 1। तो अब देख लो भाई, k की वैल्यू 1 डालने पर 1 कौन सा बन रहा है, तो हमने चेक करके देखा फटाफट। अगर मैं k की वैल्यू 1 डालूं तो सर ये कितना आ जाएगा, 4 की पावर में 1 माइनस 4 की पावर में 0/3, सर ये 1 आ रहा है। सर अगर आप यहां पर k की वैल्यू 1 डालते हो तो ये 4 की पावर 0, सर ये भी 1 आ रहा है। फिर सर यहां से आप एक काम करोगे अगर, तो ये आ रहा है सर 3/5 और ये आ रहा है आपके पास में k की वैल्यू 1 डालने पर दैट इज 4 की पावर 2। तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, इस और इसमें से कोई हमारा जवाब हो सकता है। तो अब आप एक काम करो, C2 निकाल लो, फिर देख लो k की वैल्यू 2 डालने पर किससे आंसर मैच कर रहा है। तो ये वाला जो ऑप्शन बी है ये एलिमिनेट हो जाएगा और ऑप्शन ए आपके पास में बचेगा। बट ये ऑब्जेक्टिव तरीका हो गया। ये कौन सा तरीका हो गया, ऑब्जेक्टिव तरीका हो गया, ठीक है। ये कैसा तरीका हो गया, ऑब्जेक्टिव मेथड हो गया, ठीक है। ये हमारे पास में ऑब्जेक्टिव मेथड हो गया, ऑब्जेक्टिव वे टू अप्रोच, कि हमने वैल्यू डालकर ही देख ली, ठीक है। वैल्यू डालकर देखने पे सर हमारे पास में ये दो ऑप्शंस रिजेक्ट हो गए। k की वैल्यू 1 डालने पर, k की वैल्यू 2 डालने से ये वाला ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाएगा। यस, ठीक है जी, ये बात क्लियर है। बट सर हम इसको एक एक्चुअल तरीके से भी सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कहा बिल्कुल करते हैं भाई, आ जाओ। तो आपने निकाला कि ck ये है, इसी रिलेशन से अगर मैं आपसे पूछूं कि ck-1 कितना होगा, देखना भाई। तो सर k की जगह k-1 रख दो, उसमें क्या है। मैं कहा बहुत बढ़िया, तो ये आ जाएगा 4ck-2 प्लस bk-2 का होल स्क्वायर। अब मैं आपको इस रिलेशन तक पहुंचा रहा हूं कि ये रिलेशन आया कहां से, जानना तो पड़ेगा ना भाई, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, तो मैंने इसी में k की जगह k-1 रखा तो ये बन जाएगा। अब मैं इसी रिलेशन के साथ थोड़ी सी चलाकारी कर रहा हूं, ck 4 टाइम्स इसकी वैल्यू कितनी है सर, इसी रिलेशन से, बिकॉज ये क्या है हमारे पास में, रिकरेंस रिलेशन है। ये कैसा रिलेशन है भाई, रिकरेंस रिलेशन है, ठीक है। सारी वैल्यूज यहीं से निकलेगी। तो मैंने इस ck-1 की जगह जो इसकी वैल्यू है वही पुट कर दी, वो वैल्यू है ये 4ck-2 प्लस bk-2 का होल स्क्वायर प्लस bk-1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखोगे सर ये आ रहा है 4 स्क्वायर ck-2, ये आ जाएगा सर 4 की पावर 1
बी के माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बी के माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास में सी के आ गया। अब सी के जो है वो सी के माइनस 1 पे डिपेंड कर रहा था, उसकी वैल्यू हमने इसी रिलेशन से उठा के रख दी, सिंप्लीफाई किया तो अब सी के माइनस 2 पर डिपेंड कर रहा है। तो मैंने कहा इसकी वैल्यू फिर से उठा के रख दो। सर कहां से लाएं इसकी वैल्यू? मैंने कहा यहीं से ही, के की जगह के माइनस 2 रखा और वैल्यू बता। तो सर ये आ जाएगा 4 टाइम्स के की जगह के माइनस 2 रखा तो सी के माइनस 3 और प्लस बी के माइनस 3 का होल स्क्वायर, और बाहर 4 का स्क्वायर अवेलेबल है, और ये वाली दोनों टर्म्स एज इट इज। ठीक है भाई, क्योंकि उस रिलेशन को एक्चुअल में अगर ड्राइव करना है तो यही तरीका है। ठीक है भाई, चलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। ये वाला पार्ट हमने सारा डिलीट कर दिया। ठीक है, मैंने कहा अब एक पैटर्न देखकर बताओ कि ये बन क्या रहा है। अगर मैं इस पूरे में पैटर्न देखकर बताऊं तो ये क्या बन जाएगा सर? दिस इज 4 का क्यूब, एकदम नजरें स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज। 4 का क्यूब सी के माइनस 3 प्लस, जब ये इधर मल्टीप्लाई होगा दैट इज 4 स्क्वायर बी के माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर आगे है 4 की पावर 1 बी के माइनस 2 का स्क्वायर, फिर है 4 की पावर 0 बी के माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना? ठीक है, ये चीजें चलती जा रही है। जो बच्चे लिख रहे हैं कि डबल डिफरेंशिएट करो वैल्यू 0 पुट कर दो, तो भाई इसको डबल डिफरेंशिएट करके वैल्यू 0 पुट कर सकता है तू? वो कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। करके वैल्यू तो निकाल, है ना? ठीक है ना? अब जरा देखना सर, इस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम करते जाएंगे। अब सी के जो है वो सी के माइनस 3 पे डिपेंड कर गया। अब करते करते दिख रहा है आप कहां पर लाकर रुकोगे सर? आप C1 पे लाकर रुक जाओगे, और C1 की वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी है कि C1 कितना है? दैट इज 1। C1 कितना है दोस्तों? दैट इज 1। C1 कितना है? दैट इज 1। ठीक है भाई, तो मैंने क्या किया, ऐसे करते करते जब मैं इसको C1 की तरफ पहुंचाऊंगा तो क्या होगा जरा देखना सर। यहां पर हमारे पास में क्या होगा, समझने वाली बात है कि आप सी के में बी के माइनस 1 से शुरू हुए थे, फिर उसके बाद में सर के माइनस 2 भी आ गया, फिर के माइनस 3 भी आ गया। ऐसे करते करते आप B1 तक पहुंच जाओगे। तो ये लिखा हुआ है बी के माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 की पावर 0 तो 1 होता है, बी के माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 की पावर 1, फिर 4 की पावर 2 बी के माइनस 3 का होल स्क्वायर। ऐसे चलता जाएगा। ये कहां तक रुकेगा सर? ये B1 पे जाकर रुक जाएगा और B1 का स्क्वायर आएगा। मैंने कहा उसके बाद 4 की पावर कितनी आएगी ये बताओ। तो सर k में से जितना घट रहा है 4 की पावर उससे एक कम है, 4 की पावर 0 है ना, तो k माइनस 1 हो रहा है, तो 4 की पावर क्या है? 1 जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उससे एक कम, यहां 2 जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उससे एक कम 4 की पावर है, यहां 3 जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उससे एक कम 4 की पावर है। तो पहले इस 1 को आपने k माइनस 1 लिखा। अब बताओ कि 4 की पावर में क्या होगा, क्योंकि ये पूरा 1 लिखा हुआ है, तो k में से सब्ट्रैक्ट कितना हो रहा है? k माइनस 1, इसमें से भी एक कम, यहां पर आपके पास में इसकी पावर जाने वाली है। ठीक है, ये पूरी चीज आपके सामने क्लियर होगी। फिर सर यहां क्या बचेगा? तो यहां 3 है तो यहां पर कितना है? 3। फिर देखना जरा, यहां पर अगर 2 है तो यहां कितना है? 2। तो वैसे ही सर यहां पे आ जाएगा C1, 4 की पावर आप बताओगे तो इसको लिखोगे k माइनस 1, k में से जितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है वही इसकी पावर में है। कैसा लग रहा है भाई? है ना? बढ़िया, बस सर खेल खत्म। अब इन सब की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो सी के कितना आ गया? दैट इज 4 की पावर k माइनस 1, C1 की वैल्यू है जी 1, और ये कितना हो जाएगा सर? 4 k माइनस 2। अब B1 का स्क्वायर, B1 कितना है सर? B1 आपके पास में -4 है, तो यहां पर कितना आ जाएगा? -4 का स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर। फिर इससे अगली टर्म ऐसे करते करते, मतलब इससे अगली टर्म आप क्या लिखोगे यहां पर? 4 की पावर k माइनस 2, तो यहां लिखा जाएगा k माइनस 3, है ना, और यहां लिखा जाएगा B2 का होल स्क्वायर। तो 4 की पावर k माइनस 3। अब B2 क्या है सर? B2 ध्यान से देखोगे तो -4 स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, तो 4 की पावर 4 हो जाएगा सर। ये कितना हो जाएगा? 4 की पावर 4। ऐसे चलता जाएगा। लास्ट वाली वैल्यू यहां देखना जरा,
सर बी के माइनस वन कितना आएगा, तो मैंने कहा देख ले यार, बी के माइनस वन हम देखते ही बता सकते हैं, -4 की पावर के माइनस वन, यही तो होगा, क्योंकि यहां जो पावर है वही, मतलब यहां जो लोअर सफिक्स है वही पावर में जा रहा है। तो बी के माइनस वन का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 की पावर के माइनस वन का स्क्वायर। माइनस साइन इसलिए नहीं लगा रहा हूं बिकॉज सब में स्क्वायर हो रहा है तो कोई फायदा है नहीं। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो भाई। अब जरा देखना ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है 4 की पावर के प्लस वन, है ना। फिर ऐसे करते करते सर 4 की पावर के प्लस टू, ऐसे चलता जाएगा कहां तक सर, ये लिखा हुआ है 4 की पावर 2k माइनस टू तक। ध्यान से देखोगे तो ये एक जीपी बन रही है जिसकी पहली टर्म है 4 की पावर के, कॉमन रेशियो कितना है सर 4, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो मैंने कहा देख ले तू, के माइनस वन से शुरू हुआ था, कम करते करते तो b1 तक आया है, के माइनस वन, के माइनस टू, के माइनस थ्री करते करते कहां तक आया, b1 तक। तो सर ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, के माइनस वन टर्म्स है, r की पावर n माइनस वन, r माइनस वन, ठीक है, ये तो ये हो गया, और यहां पर हो जाएगा 4 की पावर k माइनस वन, ये आ गया सर आपके पास में ck। कैसा लग रहा है भाई? सर बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा देख ये क्या लिखा हुआ है, 4 माइनस वन दैट इज 3। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है मैं आपको फिर बता दूं, दीज आर द नंबर ऑफ टर्म्स, के माइनस वन टर्म्स है ये, दीज आर के माइनस वन टर्म्स, ठीक है जी, है ना। अब इसको अंदर भेजोगे तो ये आ जाएगा 4 की पावर 2k माइनस वन माइनस 4 की पावर k होल डिवाइडेड बाई 3 और प्लस 4 की पावर k माइनस वन, एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा 3 इंटू 4 की पावर k माइनस वन और प्लस 4 की पावर 2k माइनस वन माइनस 4 की पावर k होल डिवाइडेड बाई 3, ये हमारा ck आ रहा है सर, ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आएगी नहीं आई? अब जरा देखना इन दोनों को हम कैसे सिंप्लीफाई करें, तो मैंने कहा बहुत ही सिंपल है ये तो, 4 की पावर k माइनस वन को 4 की पावर k अपॉन 4, क्योंकि ये 4 की पावर k माइनस वन लिखा हुआ माइनस 4 की पावर k, दोनों में से 4 की पावर k कॉमन लिया तो 3/4 माइनस 1 माइनस 1/4, तो सर ये पूरा का पूरा कितना आ गया, -4 की पावर k माइनस वन, इन दोनों का एडिशन, तो पूरा जवाब कितना आ गया, 4 की पावर 2k माइनस वन माइनस 4 की पावर k माइनस वन होल डिवाइडेड बाई 3, होल डिवाइडेड बाई 3। अब हम चलते हैं सर ऑप्शंस की ओर, तो 4 की पावर 2k माइनस वन कहां पर है भाई ऑप्शन, तो 4 की पावर 2k माइनस वन माइनस 4 की पावर k माइनस वन डिवाइडेड बाई 3, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। अब आ जाइए सर अगले वाले पे, ये तो मेरे ख्याल से आप निकाल ही सकते हैं, ठीक है, दिस इज ऑलरेडी डन, डिब्बी नहीं लिख रहा हूं, ये ऑलरेडी डन हो जाएगा, बिकॉज जब आपने C1 निकाल लिया, C2 निकाल लिया और ये रेकरेंस रिलेशन निकाल लिया जिसकी मदद से आप कोई भी C की वैल्यू निकाल सकते हो, CK पूछे, मतलब C1 पूछे, C2 पूछे, C3 पूछे, कुछ भी पूछे, सारी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, है ना। तो दोबारा जरूर करके देखिएगा इस सवाल को, बहुत बढ़िया। आ जाइए सर, नाउ दिस इज नथिंग बट यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम में कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल, यस और नो। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि कहीं पर भी मुझे साइन थीटा दिखाई दे तो दिस इज नथिंग बट इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा थीटा, क्या ये बात सही लिखा हो? बोलो 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 बोलो, क्या ये सारा सही लिखा हुआ है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा थीटा, कहीं पर भी साइन थीटा दिखे तो? मैंने कहा बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अच्छा, कहीं पर आपको साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा दिखाई दे, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बट इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा अल्फा माइनस बीटा। डी मोवियस थ्योरम से इसको ओपन करोगे, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इमेजिनरी पार्ट ही तो हुआ, बहुत बढ़िया। बस इसी चीज का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ये साइन पूरे के अंदर जो एंगल लिखा हुआ है, क्या मैं इसको e की पावर आयोटा AR माइनस N माइनस RB का इमेजिनरी पार्ट लिख सकता हूं, है ना।
ठीक है, इस पूरे का इमेजिनरी पार्ट यहां पर आ जाएगा एनसीआर ए की पावर एन माइनस आर और ये आ जाएगा बी की पावर आर। सिग्मा आर की वैल्यू 0 से लेकर एन, अगर मैं इस पूरे का इमेजिनरी पार्ट निकाल लूं तो यही पूरा लिखा हुआ है ना। कुछ लोग बोलेंगे सर इसके आगे लगाना चाहिए था आपको, तो मैंने कहा यहां देख, अगर मैं कभी ऐसा बोलूं कि 2 इंटू ई की पावर आयोटा थीटा का इमेजिनरी पार्ट बताओ, या 2 को बाहर रखूं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आयोटा थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों जवाब सेम है कि अलग अलग है? तो सेम ही तो है, क्योंकि इसमें तो कहीं पर आयोटा है ही नहीं, ये तो प्योरली रियल है, तो डायरेक्टली अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो वैसे ही अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पूरे में कहीं पर भी आयोटा तो है नहीं, तो दोनों का आंसर 2 साइन थीटा है। आप चाहे तो चेक कर लीजिए। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बोलो बोलो बोलो, सेम ही बात है। तो इसीलिए मैंने इमेजिनरी पार्ट इसके आगे लगाने के बजाय सबसे आगे लगा दिया। बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूं, ई की पावर आयोटा ए आर मल्टीप्लाइड बाय ई की पावर आयोटा माइनस साइन अलग एन माइनस आर और ये बी, यहां पर हो जाएगा एनसीआर ए की पावर एन माइनस आर, ये आ जाएगा बी की पावर आर। सिग्मा आर की वैल्यू 0 से लेकर एन, और हमें इस पूरे का इमेजिनरी पार्ट कैलकुलेट करना है। क्या बोलती है पब्लिक? है ना। अब जरा देखना, हमें एनसीआर में आगे लिखी हुई टर्म्स में किसी की पावर आर दिख रहा है? ये देखो ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है ई की पावर आयोटा ए और इसकी नेट पावर आर, और किसी टर्म की पावर हमें चाहिए होती है एन माइनस आर, तो ई की पावर माइनस आयोटा बी की पावर एन माइनस आर, है ना। अच्छा, इसकी पावर भी आर है और इसकी पावर भी आर है, तो इन दोनों को सेम ब्रैकेट में ले आओ। इसकी पावर भी एन माइनस आर है और इसकी पावर भी एन माइनस आर है, इनको भी सेम ब्रैकेट में ले आओ। तो दिस इज एज सेम एज सिग्मा आर की वैल्यू 0 से लेकर एन, एन सी आर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे किस किस को? इसको जिसकी पावर आर है और इसको, तो ये आ जाएगा b इंटू ई की पावर आयोटा ए की पावर आर, और किस किस की पावर n माइनस आर है सर? इसकी और इसकी, तो a इंटू आयोटा मतलब e की पावर में माइनस आयोटा b की होल पावर n माइनस आर। कैसा लगा? बस सर खेल खत्म। तो जिसकी पावर r होती है ये सेकंड प्लेस वाला वेरिएबल है, और जिसकी पावर n माइनस आर होती है ये फर्स्ट प्लेस वाला वेरिएबल है। r की वैल्यू 0 से लेकर n तक जा रही है। ये पूरा किसका एक्सपेंशन है सर? a e की पावर माइनस आयोटा b प्लस b e की पावर आयोटा a की होल पावर n का एक्सपेंशन है, और इसका भी हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट चाहिए। कैसा लगा? इसका भी तो हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट चाहिए। तो मैंने कहा देख भाई, इसको आराम से देख लेते हैं, ठीक है, इसको ओपन आराम से कर लेते हैं। a e की पावर माइनस आयोटा b प्लस b e की पावर आयोटा a, इसको अगर मैं ओपन करूं तो a cos b माइनस आयोटा साइन b आ जाएगा, बिकॉज एंगल माइनस b है, प्लस b cos a आयोटा साइन a आ जाएगा सर। बिल्कुल सही, आयोटा वाली टर्म्स एक तरफ, बिना आयोटा वाली टर्म्स एक तरफ, तो दिस इज a cos b प्लस b cos a, और आयोटा वाली टर्म्स में क्या लिखा हुआ है सर? a साइन b माइनस का माइनस a साइन b प्लस b साइन a। चलिए भाई, अब ये सारी चर्चा हो रही है फॉर ए ट्राइंगल, लेंथ ऑफ साइड्स BC, मतलब ये सारी की सारी हम ट्राइंगल के लिए बात कर रहे हैं। तो ट्राइंगल में मेरे ख्याल से आपको ट्राइंगल के अंदर एक साइन रूल पता होगा। ट्राइंगल के अंदर कौन सा रूल पता है आपको? साइन रूल पता है ना। a अपॉन साइन ए बराबर b अपॉन साइन बी, तो a साइन b और b साइन ए बराबर होते हैं, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि दोनों अपोजिट साइन के हैं। यस और नो?
और ये होता है सर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, a cos b प्लस b cos c, ठीक है, a cos b प्लस b cos c, तो ये पूरा का पूरा साइड लेंथ c के बराबर लिखा हुआ है। तो मैंने पूछा इस पूरे का इमेजिनरी पार्ट क्या है, वापस देख के बताओ सर, आयोटा के साथ वाली टर्म तो गायब ही होगी, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है सर, दैट इज 0, है ना। तो इस पूरे का इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, फाइनल आंसर इज 0। तो हमारा पूरा जवाब क्या आ गया सर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना। और अगले वाला सर, ये वाला क्या हो जाएगा, अब इसमें यहां पे कॉस आ गया, तो सेम लॉजिक से सोच के बताओ कि जब आप साइन थीटा को इमेजिनरी पार्ट बोल रहे हो तो कॉस थीटा को आप रियल पार्ट बोलोगे, तो मतलब सर इसी पूरे का रियल पार्ट, तो मैंने कहा यहां देख इस पूरे का रियल पार्ट क्या है सर, सी, है ना, इस पूरे का रियल पार्ट क्या है, सी, और पावर में रखोगे एन, तो पूरे का रियल पार्ट जो है सी और उसकी पावर एन, तो अगले सवाल का जवाब क्या हो जाएगा सर, दैट इज सी की पावर एन। इसका आंसर डी हो गया सर। कैसो लगो, बहुत बढ़िया। CTQ नंबर 25 पर आते हैं, अगला, शाबाश शाबाश, वेरी गुड है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगले सवाल की ओर चलते हैं, जल्दी से बताइएगा प्लीज। इसमें भी कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज है। साइन एंड कॉस या ट्रिग्नोमेट्री विद एनसीआर, ट्रिग्नोमेट्री प्लस बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की कोई सीरीज दिखाई दे तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको यूज करना चाहिए। ये एक हिंट मैंने आपको बताया, एक हिंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पिछली क्लास में कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स चल रहे हैं, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन है, लोअर सफिक्स सारे या तो इवन है या सारे ऑड है, सारे या तो इवन है या सारे ऑड है। क्या ये भी मैंने होमवर्क दिया था क्या, जल्दी से बताओ, दिया था तो सोच के बताओ, नहीं दिया था तो बिना सोचे बता दो। तो सर ये साइन साइन कुछ आ रहा है, तो मैंने कहा अभी तुझे साइन को कैसे लिखना सिखाया था, तो ये लिखा हुआ है सर NC0, दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x, ठीक है भाई। ये क्या लिखा हुआ है सर, दिस इज NC1, दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा 2x, है ना, बोलो। हाँ, अगले वाली सीरीज जो है सर, ये क्या लिखा हुआ है सर, ये वाली टर्म ऐसे लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट NC2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा 3x, है ना। क्या इमेजिनरी पार्ट वाली बात मैं सब में से कॉमन ले लूं सर, बिल्कुल ले लो, तो यहां क्या बचेगा, NC0 e की पावर आयोटा x प्लस NC1 e की पावर आयोटा 2x प्लस NC2 e की पावर आयोटा 3x, और ऐसे चलता जाएगा, कोई दिक्कत है ना। अब एक काम करो यार, e की पावर आयोटा x और कॉमन लो, सर ऐसा क्यों, मैंने कहा देखता जा, e की पावर आयोटा x और कॉमन लेने के बाद में यहां मेरे पास एक बढ़िया चीज बनी, NC0 प्लस NC1, इसमें से मैं e की पावर आयोटा x एक कॉमन ले गया तो पीछे बचेगा e की पावर आयोटा x, यहां पे 3x था, एक ले गया तो यहां क्या बचेगा, NC2 e की पावर आयोटा 2x को ऐसे लिख रहा हूं, और ऐसे लिखते ही सर एक बढ़िया चीज हमें दिखाई दी, ये पूरा का पूरा किसी का एक्सपेंशन बन रहा है, NC0 NC1 अल्फा की पावर 1, NC2 अल्फा की पावर 2, NC3 अल्फा की पावर 3, ठीक है, NCN तक जा रहा है, तो मतलब सर ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है 1 प्लस e की पावर आयोटा x की पावर n मल्टीप्लाइड बाय e की पावर आयोटा x, और इस पूरे का इमेजिनरी पार्ट। खेल खत्म, बस अब इसका इमेजिनरी पार्ट बता दो, बता सकते हो क्या? चलिए सर, दैट मीन्स अब हमसे पूछा जा रहा है दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x 1 प्लस e की पावर आयोटा x की पावर n, इस पूरे का, है ना, सही है ये बात एकदम, बोलो भाई, है ना। चलिए अब एक रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस e की पावर आयोटा थीटा, ठीक है, खतरनाक रिजल्ट में आपको कॉपी में लिखवा रखा है, ये होता है 2 cos थीटा बाई 2 इंटू e की पावर आयोटा थीटा बाई 2, ठीक है जी। तो मैं अगर इसको सॉल्व करूं 1 प्लस e की पावर आयोटा x को, तो ये आएगा 2 cos
x बाई टू ई की पावर आयोटा x बाई टू, इस पूरे की पावर है जी n, और यहां पर लिखा हुआ है e की पावर आयोटा x। इस पूरे का हमें इमेजिनरी पार्ट चाहिए। चलिए भाई, सर ये पावर n इस पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यहां आ जाएगा 2 की पावर n कॉस ऑफ x बाई टू की पावर n। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा e की पावर आयोटा nx अपॉन टू, है ना, और साथ में यहां पर है सर e की पावर आयोटा x, है ना, यहां पर कितना है e की पावर आयोटा x। इस पूरे का हमें चाहिए सर इमेजिनरी पार्ट। मैंने कहा बहुत बढ़िया, एक काम कर, दोनों e की पावर है तो पावर्स अगर मल्टीप्लीकेशन मतलब सॉरी सेम नंबर्स मल्टीप्लीकेशन में हो तो पावर जुड़ जाती है। तो मैंने क्या किया, यहां पर प्लस x कर दिया, एक ही बात है, कोई ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं। अब इसके इमेजिनरी पार्ट की बात हो रही है तो सर फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे, ये तो पूरा का पूरा रियल है, ये तो एज इट इज साथ में चलेगा, cos की पावर n x अपॉन टू, इसका जो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा सर वो हो जाएगा साइन n बाई टू एक्स प्लस एक्स, एंड दिस इज अवर एफ एन एफ। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है जल्दी से बताओ। तो 2 की पावर n cos की पावर n, आर्ग्यूमेंट है x बाई टू, साइन n बाई टू प्लस वन एक्स, बिल्कुल सही, ठीक है, बाहर cos अंदर साइन n बाई टू प्लस वन एक्स, ठीक है, इसको आप x कॉमन लेकर n बाई टू प्लस वन एक्स भी बोल सकते हो। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा एकदम मैच कर गया, MDH हो गया सर। कैसा लगा? हाँ, इस फॉर्मूला को ध्यान रखना, और आपके लिए टास्क है कि e की पावर आयोटा या 1 माइनस e की पावर आयोटा थीटा होता है तब क्या जवाब आता है वो भी आपको सोचना है। ठीक है जी, बिल्कुल सही, सही है। चलिए चलते हैं सर अगले सवाल की ओर, वो ये रहा, बढ़िया सवाल है, CTQ नंबर 26। अगला सवाल, फटाफट एक बार इसके बारे में थॉट प्रोसेस आप अपनी बयां करें। जल्दी से सर, -1 की पावर n माइनस आर, NCR r की पावर n, r की पावर n है, n की पावर r नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, तो सर अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को ओपन करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा, अगर मैं, अच्छा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये n माइनस आर तो सर ऐसे ही फालतू में लिखा हुआ है, आप -1 की पावर r भी लिख सकते हो उसको, इस n माइनस आर की जगह आप -1 की पावर r भी लिख सकते हो। आपको सिग्मा के अंदर एक किंग्स प्रॉपर्टी मैंने सिखाई थी क्या, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में मैं सिग्मा वाली किंग्स प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, और किंग्स प्रॉपर्टी क्या बोलती है, जो आपका समेशन वेरिएबल है उसकी जगह लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस आर लिख सकते हो। तो जहां जहां पर आपको आर दिख रहा है वहां पर आप n माइनस आर लिख सकते हो। तो सर ये कितना हो जाएगा, कैंसिल, ये लिखा हुआ है -1 की पावर आर, फिर NCR, आर की जगह n माइनस आर, जिसको आप पलट के फिर से NCR लिख सकते हो, आर की जगह है n माइनस आर की पावर n, तो इसको नहीं पलट पाओगे, इसको एज इट इज रहने दो। तो यूजिंग द किंग्स प्रॉपर्टी हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बन गई, सिग्मा आर की वैल्यू 0 से लेकर n, NCR -1 की पावर r और n माइनस आर की पावर n, इतना बन गया जी। क्या मैं सही बोल रहा हूं, यस और नो? ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं, तो जब मैं r की वैल्यू 0 रखूंगा सर ये आ जाएगा NC0 n की पावर n, जब r की वैल्यू 1 रखूंगा तो -NC1 n माइनस 1 की पावर n, r की वैल्यू 2 रखूंगा तो दिस इज NC2 -1 की पावर 2, तो ये तो गायब हो गया, और n माइनस 2 की पावर n, फिर ये चलता जाएगा -NC3 n माइनस 3 की पावर n, ऐसे। मैंने कहा NC0 की वैल्यू 1 होती है। अब आपने इतनी सारी चीजें देखी हैं, ये किसी चीज का फॉर्मूला है, यू नो द फॉर्मूला, आप इस फॉर्मूला को जानते हैं, है ना,
आप इस फॉर्मूला को जानते हैं। किस चीज का फॉर्मूला है ये? किस चीज का फॉर्मूला है, जल्दी से बताइए प्लीज। हाँ सर, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस का। बहुत बढ़िया, ये किस चीज का फॉर्मूला है? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस का फॉर्मूला है। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब जब आपने इतना पहचान ही लिया है तो ये भी बता दो कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में, मतलब जब भी फंक्शन डिफाइन होता है तो वो एक सेट से दूसरी सेट की ओर डिफाइन होता है ना? अब मुझे ये बताओ कि ये फॉर्मूला जब लिखा गया होगा, अब इस डायरेक्टली फॉर्मूला से हम यहां चल रहे हैं और फिर वहां से जवाब की ओर चलेंगे। लेफ्ट साइड और राइट साइड में कितने कितने एलिमेंट्स रहे होंगे, यहां से इस फॉर्मूला से देख के बताओ, फॉर्मूला से देखकर बताओ। लेफ्ट साइड और राइट साइड में कितने कितने एलिमेंट्स रहे होंगे? यहां पीएनसी के पॉइंट ऑफ व्यू से वही ऑन टू मतलब वही बात होगी कि आपके पास में टोटल कितनी चीजें हैं, आप कितने बच्चों में बांट रहे हो, सच दैट कोई भी बच्चा खाली नहीं रहना चाहिए। इस पूरे में आर कहीं नहीं है, ध्यान रखना। सर दोनों तरफ एलिमेंट्स जो है वो इक्वल रहेंगे, बिल्कुल सही बात बोली। एन ईच 1 2 3 4 कहां तक? एन तक। 1 2 3 4 कहां तक? एन तक। जब दोनों साइड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो, आपको फंक्शन डिफाइन करना है, तो ऑन टू का मतलब हो गया if number of elements in set A is equals to number of elements in set B, that means onto function ही वन वन फंक्शन है। बोलो भाई, onto फंक्शन ही क्या वन वन फंक्शन है क्या? जल्दी से बोल दो। अरे भाई इस तरफ कोई बचना नहीं चाहिए, मैपिंग करनी है तो इस तरफ भी और इस तरफ भी बराबर हैं। जब इस तरफ एलिमेंट ज्यादा होते हैं तब हम ऑन टू फंक्शन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीज लगाते हैं, इस तरफ एलिमेंट कम होते हैं तो ऑन टू फंक्शन जीरो आते हैं। जब बराबर हो तो वन वन और ऑन टू बराबर होंगे, है ना? तो मतलब एक को एक से मैप करना है। और नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होंगे? सर इसको अरेंज करने के लिए, इसको मैप करने के लिए है ना ऑप्शन, जिससे मान लो आपने इसको 3 से मैप कर दिया तो अब दूसरे वाला जो है वो 3 से मैप नहीं हो सकता, इसके लिए n-1 ऑप्शन, तो ये आपके पास में आ जाएंगे, दैट इज n फैक्टोरियल। कितना? n फैक्टोरियल। तो मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं ये पूरा ले देकर n फैक्टोरियल लिखा हुआ है? वाह, गणित में सर इस बात का बहुत असर पड़ता है कि सवाल में लिखा क्या हुआ है। अच्छा, n फैक्टोरियल आपको दे रखा है 5040 के बराबर, तो कौन सा फैक्टोरियल होता है जिसकी वैल्यू 5040 आती है? सर 720 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखो, ये 6 फैक्टोरियल है, तो 14 14 49 और 1 50, दिस इज नथिंग बट 7 फैक्टोरियल। यहां से n की वैल्यू आ गई सर थाला फॉर ए रीजन, एनी टाइम एनी सीजन, और येलो कलर भी यूज कर रहा हूं। तो मतलब सवाल में कैलकुलेशन वाइज कुछ नहीं था, बट रिलेशन वाइज मैप करना, क्रिटिकल थिंकिंग सर। कैलकुलेशन क्या हुई है? कुछ नहीं, बस एक बार किंग्स प्रॉपर्टी लगाई, इसको पहचाना ये क्या है, दोनों तरफ एलिमेंट बराबर होंगे तो ऑन टू फंक्शन ही वन वन फंक्शन है, वो n फैक्टोरियल के बराबर है, आंसर आ गया। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं PYQs ऑफ जेई एडवांस। बाइनोमियल थ्योरम में पूछे गए जेई एडवांस के PYQs देख लेते हैं। कोफिशिएंट्स पे उनका बड़ा मन करता है और ये सवाल आपने क्लास में भी किया होगा। एक बार फटाफट केसेस बना दो, है ना? है ना? केसेस बना दो, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ केस मेकिंग। बाइनोमियल थ्योरम का कोफिशिएंट वाला सवाल जेई एडवांस 2014 में पूछा गया, क्लास एग्जाम्पल भी रह चुका है ये हम लोगों का, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं सर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर इसमें से जो x की पावर निकल सकती है
वो x की पावर 0, क्योंकि बेसिक यूनिटी पावर 2 है तो 2 के मल्टीपल्स निकलेंगे, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8। इसमें से कौन कौन सी पावर निकल सकती है सर? 3 के मल्टीपल, x की पावर 0, x की पावर 3, x की पावर 6, करते करते कहां तक? x की पावर 21 तक। इसमें से x की कौन कौन सी पावर निकलेंगी सर? 0 फिर 4 के मल्टीपल, 4 8, कहां तक सर? 12 चौके 48, 48 तक। इन सभी से हमें कोफिशिएंट बनाना है x की पावर 11 का। मतलब आपके पास कुछ 2 के मल्टीपल है, कुछ 3 के मल्टीपल, कुछ 4 के मल्टीपल, ऐड करके आपको 11 बनाना है ना? जल्दी से शुरू हो जाओ। तो सर केस 1 ध्यान सुनना, केस 1, यहां से सबसे बड़ी पावर जो पार्टिसिपेट कर सकती है इस ब्रैकेट से वो क्या हो सकती है, वो बताओ। इस ब्रैकेट से सबसे बड़ी पावर 12 तो कर नहीं सकती, सोचो ना। 12 करेगी तो यहां से कौन सी पावर निकालोगे कि उसको मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 बन जाए? तो 12 से छोटी सर हमारे पास में है 8। अगर इसमें से x की पावर 8 आती है तो इन दोनों से हमें मिलाना है टोटल 3। तो यहां से x की पावर 3 और यहां से x की पावर 0, ठीक है। 8 3 11, बिल्कुल सबसे बड़ी क्या होगी सर हमारे पास में? 8। केस बनाने का भी एक तरीका होता है, मैं पिछले 2-3 लेक्चर से आपको समझा रहा हूं कि एक ब्रैकेट में एक पावर से सोचते हुए चलो, बाकी अपने आप एडजस्ट होती जाएंगी, ठीक है। 8। अब 8 के साथ सर यहां पर 3 बनाना है, तो 3 बनाने का एक ही तरीका है ना, 3 और 0, और तो कोई तरीका नहीं है। यहां से 2, यहां से 1, यहां से 1 लाओगे कहां पे? यहां पे भी 2 नहीं है। अब 8 के बाद में अगली जो पावर पार्टिसिपेट करेगी सर वो कौन सी होगी? 4, ठीक है। कौन सी वाली पावर पार्टिसिपेट करेगी सर? दैट इज x की पावर 4। अब अगर x की पावर 4 आपने बना लिया तो यहां से हमें क्या बनाना है सर? टोटल 7, 7 और 4 क्या हो जाएगा? 11, है ना। यहां से क्या हो जाएगा सर? टोटल हमारे पास में 7 और 4 11, ठीक है सर। अब आगे चलते हैं। तो 7 और 4 11 बनाने के लिए सर हमने क्या किया? तो ये लो, मतलब यहां से x की पावर 4, यहां से x की पावर 3, 4 और 3 7, 7 और 4 11, बिल्कुल सही। और 7 बनाने का कोई तरीका है सर? 6 लोगे तो यहां से x की पावर 1 लेनी पड़ेगी, 9 का कोई मतलब है नहीं। 0 लोगे तो यहां से x की पावर 7 लेनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल है नहीं। और कम करते हैं भाई। अब एक बात बताओ, अगर मुझे इससे और छोटी पावर जानी होगी तो दैट इज x की पावर 0। अब की बार मुझे इन्हीं से ही 11 बनाना है, ठीक है जी। तो सर साफ साफ दिखाई दे रहा है इसमें से x की पावर 9 निकलेगा, बड़ी पावर से स्टार्ट करते हैं। तो यहां से x की पावर 2 निकल जाएगा, 9 और 2 11। फिर 6, अगर 9 के बाद में 6 लेते हो तो 6 के लिए सर 5 चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। 3 के साथ यहां से 8 चाहिए, ये बन गया सर x की पावर 3 और यहां से x की पावर 8 और यहां से आपके पास में x की पावर 0। तो 4 केस आपके पास में सर पॉसिबल है, केस 2, केस 3 और केस 4। इन सभी के कोफिशिएंट्स आई बिलीव आप खुद लिख लेंगे, है ना। इन सभी के कोफिशिएंट्स आप खुद लिख लेंगे। जैसे इसकी जनरल टर्म लिख लो, इसकी जनरल टर्म क्या आएगी सर? दैट इज 4CR x की पावर 2R। इसकी जनरल टर्म क्या आ जाएगी सर? 7CP x की पावर 3P। और ये कितना हो जाएगा सर? दैट इज 12CT x की पावर 4T। अब जैसे मान लो आपको x की पावर 8 का कोफिशिएंट चाहिए इसमें से, तो t की वैल्यू आपने 2 रखी, तो 12C2। यहां से कितना चाहिए सर? हमें x की पावर 3, तो p की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, दैट इज 7C1। यहां से x की पावर 0, तो 4C0। इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे सर, 4C0 तो 1 ही होता है, ये हो जाता है 7C1 इज 7 इंटू 12C2, ठीक है। अब आ जाओ अगले पे, कर लोगे। अब जैसे यहां से x की पावर 4 चाहिए तो t की वैल्यू 1 रखोगे, तो दैट इज 12C1। यहां से x की पावर आपको 3 चाहिए, तो यहां पर क्या लिखोगे सर? अगेन 7C1। और यहां पे आपको पावर 4 चाहिए तो आप r की वैल्यू 2 पुट करोगे, दैट इज 4C2। तो ये आ जाएगा सर 4C2 7C1 इंटू 12C1, दैट इज 12। आई होप यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ, ठीक है। आंसर आपके सामने है जी, आंसर इज सी, दैट इज 1113। अब यही लगा हुआ कोफिशिएंट IIT JEE 2003 में भी, मतलब 2003 में भी पूछा जा चुका है। दिस इज डिब्बी नंबर A, आंसर भी मेंशन्ड है, खुद सॉल्व करें। कोफिशिएंट वाले सवाल वो पूछ रहे हैं, ठीक है भाई। आजा अगला सवाल, ये भी देख ले। ये बढ़िया सवाल है।
वी विल डू इट नाउ। बहुत अच्छी बात है यार, डू इट नाउ तो बहुत ही अच्छा होता है। चलिए अगला सवाल देखो फटाफट, एक बार थॉट प्रोसेस दो। कब पूछा गया है सर? जेई एडवांस 2016 में पूछा गया। इसमें भी कोफिशिएंट का जिक्र हो रहा है। दैट मीन सर ये कोफिशिएंट वाले सवाल जेई एडवांस वाले ज्यादा पूछ रहे हैं। आप जेई एडवांस के पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो आपको उनका टेस्ट भी पता चल जाएगा। केस मेकिंग, थोड़ा सुचवाना, है ना, थोड़ा नहीं बहुत सुचवाना उनका प्राइमरी काम है। ठीक है बेटा, कर ले, यहां पे ज्यादा ज्ञान ना दें कि पीवाईक्यूज होमवर्क दे दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो। होमवर्क में अगर करना है तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दे, फिर मैं खाली पीडीएफ अपलोड करूंगा क्वेश्चंस की, वहां से देख देख के कर लेना, फिर जिस पे डाउट आए तो वापस आ जाना। ठीक है, ऐसा कर ले। जल्दी से देखो एक बार क्या करना है इसमें। चलिए सवाल पढ़े। m be the smallest positive integer such that the coefficient of x square in this, इस पूरे में x square का कोफिशिएंट इज दिस फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n। एक पॉजिटिव इंटीजर m है, एक पॉजिटिव इंटीजर n है, और इसमें हमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। तो एक बार बता, इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? दैट इज 2c2। इसकी जनरल टर्म क्या है? दैट इज 2cr x की पावर r। इसकी जनरल टर्म क्या है सर? दैट इज 3cr x की पावर r। तो इसमें से x की पावर 2 का कोफिशिएंट कितना आएगा? 3c2। इसमें से x की पावर अगले वाले में से दैट इज 4c2। क्या 49c2। और इसमें से x की पावर 2 का कोफिशिएंट आएगा 50c2 और m स्क्वायर, क्योंकि ये भी आएगा सर, क्योंकि जब आप इसकी जनरल टर्म लिखोगे तो ये हो जाएगा 50cr m की पावर r x की पावर r। अगर आप x स्क्वायर का कोफिशिएंट जानना चाहते हो तो आप r की वैल्यू 2 पुट करोगे, 50c2 इंटू एम स्क्वायर। ये जो कोफिशिएंट है इसका सम भैया ने दे रखा है सर, दैट इज 3n + 1 इंटू 51c3। चलिए, है ना, क्या ये बात समझ में आई? अब सर ये क्या लिखी हुई है सर? दिस इज नथिंग बट हॉकी स्टिक आइडेंटिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? हॉकी स्टिक आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं सर? दिस इज हॉकी स्टिक आइडेंटिटी। करने का तरीका बहुत ही सिंपल सा है, और ये हॉकी स्टिक आइडेंटिटी इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, दैट इज NCR + NC R + 1 इज N + 1 C R + 1। ठीक है, दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को तभी जोड़ा जा सकता है जब अपर सफिक्स सेम हो, नीचे वाले लोअर सफिक्स में एक का डिफरेंस हो, और जोड़ने के बाद में अपर सफिक्स में एक बढ़ा दो और लोअर सफिक्स में से जो बढ़ा हो वो यहां लिख दो, है ना। अब एक बार बताओ, यहां पे है 2c2, क्या मैं इस 2c2 को 3c3 लिख सकता हूं? हाँ सर। वैसे बच्चों को डायरेक्टली रिजल्ट याद भी है कि सर यहां पे ये के से सीरीज स्टार्ट होती है, जहां जाके रुकती है उसके अपर सफिक्स में एक बढ़ा दो, लोअर सफिक्स में एक बढ़ा दो, वो उसका आंसर है। बट फिर भी देख लेते हैं। और इसको मैंने लिखा दिस इज 3c2, तो ये कितना आ गया भाई? जोड़ने के बाद में सर ये आ जाएगा 4c3। फिर सर ये दोनों जुड़ के मिल गए ये, और ये लिखा हुआ है 4c2, ये दोनों जुड़कर फिर से क्या बनेंगे सर? दिस इज 5c3। फिर यहां से कितना आ जाएगा सर? साथ में हमारे पास में आ जाएगा दैट इज 5c2। सर ये कितना बन जाएगा? 6c3। तो मतलब जैसे 4c2 के पास पीछे से ऐड होने के लिए कौन आया? 4c3। तो जुड़ने के बाद में क्या बना सर? 5c3। तो अपर सफिक्स में एक बढ़ा, लोअर सफिक्स में एक बढ़ा। वैसे ही सर इस 49c2 के पास पीछे से ऐड होने कौन आएगा? 49c3। तो यहां तक का पूरा एडिशन बन जाएगा सर, दैट इज 50c3। तो मतलब आप बोल सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में क्या बचा? ये पूरी सीरीज खत्म होकर ये बन गई 50c3 + 50c2 m स्क्वायर बराबर 3n + 1 51c3। क्या ये बात क्लियर है ना? है ना? ठीक है भाई। तो सर अब क्या करें? अब इनको ओपन कर दो, क्योंकि m और n की वैल्यू निकालनी है। अच्छा एक और चीज, पहले इसको सॉल्व करते हैं, जरा देखना, सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज 50 फैक्टोरियल, यहां पर आएगा 3 फैक्टोरियल और 47 फैक्टोरियल आ जाएगा क्या? सर ये प्लस में लिखा हुआ है दैट इज 50 फैक्टोरियल, सर यहां लिखा हुआ है 2 फैक्टोरियल, यहां आ जाएगा 48 फैक्टोरियल m स्क्वायर, ये आ जाएगा सर 3n + 1, क्योंकि अभी भी हमें आंसर तक पहुंचना है भाई। 51 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, सर ये आ जाएगा 48 फैक्टोरियल। चलिए भाई, सबसे पहले तो सर तीनों में ही 50 फैक्टोरियल है, सॉरी इन दोनों में 50 है, तो यहां बचेगा 51। सर ये दो, यहां बचेगा 3,
यहां भी बचेगा 3। 47 फैक्टोरियल सबसे छोटा है, यहां बचेगा 48 और यहां भी बचेगा सर 48। 17 3 51 होता है क्या? 7 इंटू 3 इज 21। तो राइट हैंड साइड में क्या बचा? दैट इज 3n प्लस 1 17/48, तो इधर बच गया 1/3 प्लस m स्क्वायर अपॉन 48 यहां बच गया, है ना। इफ आई टेक एलसीएम, तो यहां पर सर एलसीएम कितना आ जाएगा? 48 ही एलसीएम आ जाएगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा सर? 16 3 48, 16 इंटू 3 इज 48। तो यहां पर आएगा 16 प्लस ये हो जाएगा सर दैट इज m स्क्वायर। 48 48 कैंसिल, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से आप बोल सकते हो, या नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं, दैट इज 16 प्लस m स्क्वायर बराबर सर 17 को अंदर भेजा, 17 इंटू 3 वापिस से 51n प्लस 17 आ गया। तो सर यहां से m स्क्वायर बराबर 51n प्लस 1 आ गया सर। अब देखने समझने और सुनने वाली बात यह है कि m भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताना है, और n भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब सर अब सिचुएशन ये बन गई कि m एंड n दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब दोनों क्या है? नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर तो नेचुरल नंबर ही होते हैं ना भाई, है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनना, कि सर एक ही इक्वेशन है और दो दो अननोन है और इंटीजर वाली जानकारी दे रखी है, दैट मींस अब जवाब आएगा सर हिट एंड ट्रायल से या जुगाड़बाजी से, ठीक है जी, है ना। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो राइट हैंड साइड भी वो वाली वैल्यू बननी चाहिए जो एक परफेक्ट स्क्वायर बने। इस वैल्यू को भी क्या बनना पड़ेगा सर? परफेक्ट स्क्वायर। चलिए मैंने n की वैल्यू 1 रखी, मैं राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड की। तो n की वैल्यू 1 रखने पर सर ये बन रहा है 52, कैंसिल हो गया सर, ये नहीं चलेगा। n की वैल्यू 2 रखी सर, ये कितना आ जाएगा? 102 और प्लस 1, ये भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। n की वैल्यू 3 रखी, 114 बन रहा है सर, ये भी नहीं चलता, है ना। सॉरी 114 नहीं, 154, 154, है ना, 153 बन रहा है ये। n की वैल्यू 4 रखी तो सर ये कितना आ जाएगा? दैट इज 4, 204, ये आ रहा है 205, सर ये भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। मैं n की वैल्यू पुट करता जा रहा हूं और मैं परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ रहा हूं। n की वैल्यू 5 रखी सर, ये कितना आ जाएगा? 5, 25, 255, 256, हाँ सर 256 जो है दैट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ये 16 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ोगे तो हो सकता है और भी वैल्यूज आए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि और नहीं आएंगी, बट सर हमें तो सबसे छोटा ढूंढना है, m बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि सर m स्क्वायर बराबर, जब आप n की वैल्यू 5 लेते हो तो ये आ रहा है 16 का स्क्वायर। अब खुद सोचो आगे चलकर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर बना भी इस लिस्ट में और आगे बढ़े तो, बट उसमें सबसे छोटा m तो यही होगा ना भाई, सबसे छोटा m तो यही हो जाएगा 16, खत्म, आगे हमें जानना ही नहीं है सर। क्या पूछा है? द वैल्यू ऑफ n, तो n की वैल्यू जो है सो दैट इज 5 इज अवर एफएनएफ। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। एक कोफिशिएंट वाला सवाल और है, जेईई एडवांस 2015 में पूछा गया, मतलब कोफिशिएंट वाला सवाल सर 14 में आया, 15 में आया, 16 में भी आया, वाह यार। तो मतलब सर कई बार ये तो खतरनाक कर देते। ये कौन है भाई? आपस में ही लगे हुए हैं, ये बात अपने पापा को बोलता ना भाई पहले। सही है भैया, एडवांस की एंट्री चाह रहे हैं तुम लोग, तो ठीक है भाई तुम लोग, मतलब अच्छा एक और चीज, ये जो चैट में उलझलू लिख रहे हैं भाई, तुम लोग कॉलेज में मतलब क्या बन के जाना चाह रहे हो वो तो बता दो। हाँ पता चला ये वो लोग हैं, फिर आईआईटी दिल्ली में सर पहुंच गया, मैं कहा क्या कर रहा है? बोले सर कुछ नहीं, कैंटीन में काम कर रहा हूं सर। उधर से वो सीटी मारते हैं, बोले ठंडी चाय ले गया छोटू, मैं लेके जाता हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोई काम छोटा बड़ा है, बट तो आप एंट्री किस बेसिस पे लेना चाहते हैं आईआईटी दिल्ली में वो भी देख लेना। आप पहुंच जाएंगे आईआईटी दिल्ली, जरूर पहुंच जाएंगे आप, बट किस बेसिस पे, मतलब वहां पर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट बनना चाहते हैं, कि आपका बीटेक में एडमिशन हो, कि आप वहां पर आईआईटीएंस
के लिए धोबी का काम करना चाहते हैं, कि उनकी साइकिल की कपड़ा मारना चाहते हैं, कि उनको चाय पिलाना चाहते हैं, तो वो सारी एंट्री, ये सब आईटी दिल्ली में तो होता है भाई, हेल्पिंग हैंड भी तो चाहिए होते हैं, ऐसा थोड़ी सिर्फ आईटीएन ही घूमते हैं, तो देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। हाँ, और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, बी रेडी फॉर एवरी वर्क, वो तो वक्त पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे हालात से गुजरना पड़े, तो कोई भी काम करना पड़ सकता है। तो कुछ लोग मैं देख रहा हूं पहले से ही तैयार है, और वो अपने दिमाग से तैयार है। बोले सर मैं सेट हूं, मेरे तो सर सवाल कहां से सॉल्व होंगे, चाय वाला काम ठीक है, सीधा ही बोले कितनी चाय, 2 चाहिए, अच्छा 10-10 रुपए 20 रुपए हो गए। उसमें भी हिसाब में गड़बड़ निकलेगी तेरी। भूल गया था किसकी क्लास में बैठा है। हाँ हाँ, कई दिन बाकी लोगों से क्या पढ़ा तो भूल गया कि किसकी क्लास में क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, सामने कौन खड़ा है और ये क्या कर सकता है। देखा, यहीं बैठे बैठे तू कहीं भी बैठा होगा, किसी भी भारत के कोने में बैठा होगा, लगी ना मिर्ची, लगी होगी। बोल नहीं रहा बस, अब तक सल और लिखूंगा, और लिख। चलिए अगला सवाल क्या बोल रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 9 इन दिस। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे तो खेल है क्या, ध्यान देखना जरा। सर यहां लिखा हुआ है 1+x, फिर 1+x², फिर 1+x³, फिर 1+x की पावर 4, ऐसे करते करते 1+x की पावर 100 तक। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 चाहिए, तो आपको पता, अच्छा इन सब पे और कोई पावर नहीं है, ध्यान रखना प्लीज, है ना, है ना, इन सब पे और कोई पावर तो है नहीं, तो कोई एक्सपेंड तो होगा नहीं। हमें पता है कि मल्टीप्लीकेशन होते वक्त कि हर एक ब्रैकेट से एक टर्म पार्टिसिपेट करती है, तो x की पावर 9 बनाने का एक तरीका ये भी है, जरा मैं एग्जांपल बता दूं। x की पावर 9 इसमें से निकले जिसका कोफिशिएंट 1 होगा, और बाकी सभी टर्म्स में से क्या निकल जाए सर, बाकी सभी ब्रैकेट में से 1 1 1 1 1 1 निकले, तो यहां से आपके पास में x की पावर 9 आ जाएगा, उसका कोफिशिएंट 1 होगा। एक तरीका मैं और बता सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें से x² निकले, आगे चलकर सर किसी ब्रैकेट में से x की पावर 7 निकले, ठीक है, और बाकी सब में से क्या निकल जाए सर, 1 1 1 1 1 1 और 1 1। तो आप देखोगे ध्यान से कि यहां पर भी एक तरीके से x की पावर 9 बन जाएगा, और सभी केस में x की पावर 9 का ही कोफिशिएंट होगा। तो क्या आप इस सवाल को डिकोड कर पा रहे हैं कि x की पावर 9 बनाने का मतलब क्या है, कि आपके पास में कुछ नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहां तक, 100 तक, आपको उनमें से कितने भी उठाकर उनका सम 9 बनाना है बस। तो मैंने केसेस लिखना स्टार्ट किया, अब मैंने केसेस लिखना स्टार्ट किया, केसेस जब मुझे सिर्फ एक ही x की पावर चाहिए होगी, तो अकेला 9 वाला केस, और हर एक केस में कोफिशिएंट x की पावर, मतलब किसी भी x की पावर 9 का कोफिशिएंट किसी भी केस में 1 ही आएगा, बिकॉज कहीं पर भी और कोई कांस्टेंट है ही नहीं, है ना। फिर उसके बाद में सर दो दो पावर्स को लेकर 9 बनाने का तरीका कितना है, दो दो को, तो जैसे आप 1 और 8, 2 और 7, और 3 और 6, 4 और 5, है ना, तो दो दो पावर्स को लेकर कितने तरीके आएंगे सर, दो दो पावर्स को लिए, ठीक है, ये एक पावर से 9 आएगा, फिर ये आ जाएगा सर 1 8, 2 7, 3 6, 4 5, 5 4, इनको उल्टा मत कर देना, बिकॉज एक ब्रैकेट से x की पावर 1 निकल रही है, तो दूसरे ब्रैकेट से x की पावर 8 निकल रही है, एक से 2 तो एक से 7, बस एक ही केस ही है। अब 3 3 के लिए सोचते हैं, 3 3 के लिए, तो 1 2 3, मतलब ये कितना हो गया सर, 3 हो गया तो 6, तो 1 2 6 हो गया भाई, फिर 1 3, ये कितना हो गया सर, ये कितना हो गया 4 1 5, 1 3 5, ये भी सम 9 बन गया, फिर 1 4 4, क्या ये केस चलेगा, तो आंसर ये वाला केस नहीं चलेगा, क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया, आप ये लिख रहे हो कि एक ब्रैकेट से x की पावर 1 निकले, एक से x की पावर 4, एक से x की पावर 4, बाकी सबसे 1 1 निकले, जबकि आपके पास x की पावर 4 वाला एक ही ब्रैकेट है, दो निकालोगे कहां से, तेरे पास दो x की पावर 4 आएगी कहां से, कहीं से भी नहीं, तो ये वाला केस नहीं चलेगा, है ना। तो 1 5, ये कितना हो जाएगा सर, ये हो गया हमारे पास में, है ना,
ये कितना हो गया 1 5 अगर लेते हो तो 3, तो 1 5 3 वाला केस ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। अब 1 को हटा दो, 2 से चलते हैं, 2 3, ये कितना हो गया सर 2 3 4 है ना, 5 और 4 9, बिल्कुल सही सर, एक हो जाएगा 2 3 4 वाला केस है ना, बिल्कुल सही। फिर 2 3 5 चलेगा क्या? नहीं सर, ये तो बहुत बड़ा हो गया ना। हाँ 3 के साथ लोगे, इस तरफ मत आना, 3 4 7 हो गया, 5 लोगे सर, ये तो आगे तो चलेगा नहीं। फिर मैंने कहा 4 वाले केस 1 2 3 4, अगर मैं सबसे छोटे नंबर 4 लेता हूं तो भी सर ये सम 10 आ रहा है, तो यही पॉसिबल केस है। आपने हर एक केस में बोला तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 विल बी 1, तो कोफिशिएंट उतना ही होगा जितने केसेस बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो 8 हमारे पास में नेट कोफिशिएंट आने वाला है ना। ये वाला सवाल आप ऑलरेडी कर भी चुके हैं, वरना इसमें बहुत ही सिंपल सी चीज है, TR+1 TR+2, इन तीन के जो कॉन्जिक्यूटिव, इन तीन कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स बोलिए उनके कोफिशिएंट उठाने हैं, तो TR+1 TR+2 के कोफिशिएंट, मतलब TR का कोफिशिएंट NCR-1, TR+1 का कोफिशिएंट NCR, TR+2 का कोफिशिएंट NCR+1, ये तीनों इस रेशियो में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो दिस इज डू इट बाय योरसेल्फ, बट फिर भी मैं आपके सामने इस सवाल को इसलिए लेके आया ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये भी जेईई एडवांस में आ चुका है। सारे जेईई एडवांस की नहीं लाया हूं, बिकॉज बहुत सारे तो आपको क्लास में भी करवा दिए, एक वो बाइनोमियल सीरीज वाला करवाया था, वो भी खतरनाक है ना। 261 टू 261 ये रहा बेटा, ये केस हो तो गया। 126 बोल, 261 बोल, मतलब एक ब्रैकेट से x की पावर 1 निकल रही है, दूसरे ब्रैकेट से x की पावर 2 निकल रही है, तीसरे ब्रैकेट से x की पावर 6 निकल रही है, ये तो मैं बोल रहा हूं, ऑलरेडी काउंट हो चुका है। चलिए ये एक बढ़िया सवाल है और प्रूव दैट वाला सवाल है सर, आ जाइए। नाउ ये वाले सवाल की ओर बात करते हैं। चलिए ये क्या लिखा हुआ है, क्या करना चाह रहा है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सवाल लगभग आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है हाँ ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, इसको ओपन करते हैं, हमें ये प्रूव करना है कि ये 0 है और k जो है वो 3n/2 है, मतलब n कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, इवन वाला, इवन को मत भूल देना, r की वैल्यू 1 से लेकर k तक ही गई है और 3n/2, तो मैंने r की वैल्यू 1 पुट की, तो सर ये आ जाएगा 3nc1 और इसकी पावर नेट 0, तो यहां पर दिखेगा नहीं। r की वैल्यू 2 पुट की, सर ये आ जाएगा 3nc3 और -1 की पावर 2 -1, तो यहां दिखाई देगा -3। जिसको हिंट दिखाई दे जाए प्लीज यस सर लिखकर भेजिए कमेंट सेक्शन में। r की वैल्यू 3 पुट की, तो ये आ जाएगा सर 3nc5, 6 में से 1 गया, और यहां पे कितना आ जाएगा -3 की पावर 3 - 1 दैट इज 2, तो दिस इज 3 का स्क्वायर। अगले वाली टर्म आएगी सर 3nc7 और 3 का क्यूब, ऐसे चलता जाएगा, है ना। क्या आपने ये सीरीज कहीं देखी है? कुछ बन रहा है क्या बढ़िया, है ना। हाँ हिंट कितने लोगों को दिखाई दिया ये बताओ सर। बाइनोमियल कोफिशिएंट जिनके लोअर सफिक्स सारे के सारे ऑड और ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन, या तो सारे लोअर सफिक्स ऑड हो या सारे लोअर सफिक्स इवन हो और ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन हो, मतलब सर कौन आ चुका है, बाइनोमियल थ्योरम में कॉम्प्लेक्स नंबर की एंट्री हो चुकी है। अच्छा इसको भी आप ऐसे लिखिए, दैट इज 3nc1 और इसको √3 से मल्टीप्लाई, ये √3 से मल्टीप्लाई वाला सवाल एक करवाया था यार, या नहीं करवाया था, अब देख लो। अब मैंने ये √3 पिक्चर में क्यों लेके आया अभी समझ में आएगा, माइनस साइन ये रहा 3nc3, क्योंकि मैं इस 3 को तो ऐसे लिखूंगा, दिस इज √3 की पावर 2, बट सर यहां पर लोअर सफिक्स 3 है, तो हम इसकी पावर 3 होती तो बढ़िया बन जाता ना, कि 3nc r और समथिंग की पावर r दिखे, ये दोनों सेम हो तो बढ़िया एक्सपेंशन हम सोच सकते हैं। तो मैंने क्या किया, जैसे यहां पे कोई पावर नहीं है तो मैंने √3 की पावर 1 लिख दिया और 1/√3 बाहर बिठा दिया, इसको √3 की पावर 2 लिखा और एक √3 और आपने मल्टीप्लाई किया है एक्स्ट्रा,
एक √3 मतलब बाहर 1/√3 बिठा रखा है, मतलब आपने √3 से अंदर भेज दिया, तभी तो इसके बाद √3 दिखाई दिया। देखते रहना प्लीज। फिर सर इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे √3 की पावर 5 और साथ में आपने एक √3 और मल्टीप्लाई किया तो 3nc5 √3 की पावर 5। ये जेईई मेंस 2025 में आ चुका है ऐसा। हाँ, अब मुझे याद आया क्योंकि मैंने अभी बाइनोमियल थ्योरम का स्ट्राइकर बैच में एक सेशन लिया था, उसमें ये सवाल करवाया। जेईई मेंस 2025 में आ चुका है। ठीक है, फिर आ जाएगा सर -3nc7, इसको आप लिखोगे √3 की पावर 6। सर एक एक पावर आप बढ़ा कैसे दे रहे हो, √3 की पावर 6 होनी चाहिए थी, आप तो 7 लिख रहे हो। मैंने कहा ध्यान से देख, मैंने बाहर से एक एक्स्ट्रा √3 भी मल्टीप्लाई किया है। अब ठीक लग रहा है सर, 3nCr समथिंग की पावर r। तो मैंने कहा इस चीज को बनाने के लिए उसने किसका कोफिशिएंट या किसका एक्सपेंशन कंसीडर किया होगा। सर ये पक्का सेकंड प्लेस वाला वेरिएबल रहा होगा, क्योंकि एनसीआर में जिसकी पावर r होती है वो सेकंड प्लेस वाला वेरिएबल। तो मैंने यहां पर लिखा कंसीडर दिस। ठीक है, क्या लिखा, कंसीडर 1 + √3। और सर कॉम्प्लेक्स नंबर को तो लाओ, मैंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब आयोटा, तो आयोटा की पावर 3n का कोफिशिएंट या 3n का एक्सपेंशन कंसीडर करो। वहीं से आपको ये सारा खेल होता हुआ दिखाई देगा। पहली टर्म आएगी आपकी 3nc0, फिर टर्म आएगी 3nc1 √3 आयोटा की पावर 1, फिर आएगी सर 3nc2 √3 आयोटा की पावर 2, और फिर आएगी सर दैट इज 3nc3 √3 आयोटा की पावर 3। ऐसे चलता जाएगा, यस और नो। अब देखने समझने वाली बात यह है दोस्तों कि ये पूरा क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है √3 आयोटा। सर ये लिखा हुआ है √3 का स्क्वायर इंटू -1, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। सर ये लिखा हुआ है √3 का क्यूब, और आयोटा का क्यूब होता है सर माइनस आयोटा, है ना। तो मैंने कहा इसमें इस टर्म में आयोटा है कि नहीं है, नहीं है। अगले वाली आएगी 3nc4, उसमें आयोटा की पावर 4 आएगी, उसमें भी आयोटा नहीं बचेगा। उससे अगली टर्म आएगी 3nc5, उसमें आयोटा वाली टर्म्स बचेगी। तो मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की कि भाई बिना आयोटा वाली टर्म्स अलग कर ले, दैट इज 3nc0, फिर बिना आयोटा वाली टर्म ये है दैट इज 3nc2 √3 की पावर 2, फिर अगली टर्म आएगी सर प्लस वाली 3nc4 √3 की पावर 4, फिर ऐसे चलता जाएगा। ये बिना आयोटा वाली टर्म्स है ना। और आयोटा वाली टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं, मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट। आयोटा वाली टर्म्स कौन कौन सी है भाई, एक ये वाली है, फिर इसमें दिखाई देगा आयोटा, फिर पांचवी टर्म्स में दिखाई देगा, पांचवी टर्म में। पहले वाली में से आयोटा कॉमन लिया तो ये बन जाएगा 3nc1 √3। इस वाली टर्म में से आयोटा कॉमन ले लिया तो सर ये बचेगा -3nc3 √3 का क्यूब। अगली वाली आएगी 3nc5, आयोटा की पावर 5 आयोटा ही होता है, तो यहां पे आएगा +3nc5 √3 की पावर 5, है ना। अब कितने लोगों को समझ में आया कि अगर हम इस पूरी सीरीज को x बोले, बाहर एक √3 बैठा है, तो यही तो वो पूरा x है। ये सीरीज आपको पकड़ा दी सर, यही तो x है, ये और ये सेम ही तो लिखे हुए हैं, ये और ये सेम ही तो लिखे हुए हैं, है ना। बहुत आसानी से प्यार प्यार से आप ये चीज बना सकते हैं, कोई बड़ी वाली बात इसमें है नहीं। तो मतलब सर हम ये बोल सकते हैं x क्या है, राइट साइड का इमेजिनरी पार्ट। अच्छा, मैंने कहा क्या आप -1 -√3 आयोटा अपॉन 2 को जानते हैं। कुछ लोग इसको ओमेगा बोलेंगे, कुछ ओमेगा स्क्वायर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो 1 + √3 आयोटा की वैल्यू क्या मैं -2 ओमेगा स्क्वायर बोल दूं, सर बिल्कुल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इधर और माइनस साइन भी इधर, है ना। चलिए, तो सर ये लिखा हुआ है -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 3n, ठीक है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, इस पूरे को सिंप्लीफाई करो, -2 की पावर 3n इंटू ओमेगा स्क्वायर की पावर 3n। अब ओमेगा स्क्वायर की पावर 3n इज एज सेम एज ओमेगा स्क्वायर की पावर 6n, दैट इज एज सेम एज ओमेगा की पावर 6 की पावर n, दैट इज एज सेम एज 1।
क्योंकि ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल ये 1। तो सर ये बचेगा प्योरली रियल नंबर। तो यहां बचा, मान लेते हैं दिस, लेट से दिस इज y, तो ये बचा y प्लस आयोटा x। तो आपके पास x की वैल्यू क्या होगी सर? x की वैल्यू होगी 0। तो ये जो सीरीज है इसका सम कितना आ गया सर? दैट इज 0, है ना? ठीक है जी। क्योंकि सर इसको सिंप्लीफाई करने पर ये पूरा का पूरा इमेजिनरी नहीं, पूरा का पूरा प्योरली रियल आ रहा है। तो इमेजिनरी पार्ट क्या हुआ? 0। तो सर इसका इमेजिनरी पार्ट लेफ्ट साइड का और राइट साइड का इमेजिनरी पार्ट हमारी सीरीज वो होगी 0। अब कुछ बच्चे इसको लेकर कंफ्यूज होते हैं कि k बराबर 3n/2 है। ये सर ये किस लिए दे रखा है? k बराबर 3n/2, n एक इवन इंटीजर है ना? और सिग्मा में जो k की लिमिट लगी हुई थी, सॉरी r की जो लिमिट लगी हुई थी वो 1 से लेकर k थी। तो बेसिकली ये सिर्फ आपको इसलिए दे रखा है, ये सिर्फ आपको इसलिए दे रखा है भाई साहब कि आपको आधी टर्म्स, मतलब जैसे मान लो अगर मैं इस पूरी प्रोग्राम में, यहां देखना जरा, अभी समझ में आ जाएगा। मान लो मैंने n की वैल्यू 2 रखी, तो k कितना आ रहा है सर? 3। फिर मान लो मैंने n की वैल्यू कोई भी इवन नंबर रखूंगा, 4 रखूंगा, तो k कितना आ रहा है सर हमारे पास में? 6। n की वैल्यू अगर मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल एक और इवन नंबर लिख लेता हूं, 6 रख लेता हूं, तो k की वैल्यू आ रही है 9, है ना? इस वाले पार्ट के लिए देखो, तो जो हमारा सिग्मा है उसमें r की वैल्यू 1 से लेकर 9 जाएगी, बिकॉज k की वैल्यू 9 आई, n की वैल्यू 6 रखने पर। आगे क्या लिखा हुआ था? -3 की पावर r माइनस 1, दैट इज 3n, कितना? 3nc 2r माइनस 1। अब 3n यहां पर कितना आ जाएगा सर? n की वैल्यू 6 है तो यहां आ जाएगा 18। ठीक है, अब ये देखो 18 टोटल टर्म्स होती है, सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट कितने होते हैं? 18। ऑड वाले कितने होंगे सर? 9। इवन वाले कितने होंगे? 9। तो के आर की वैल्यू 1 से लेकर 9 जा रही है, मतलब वो ये बता रहा है कि सिर्फ आधे हमने ऑड वाले ही लिए और यहां से सिर्फ लोअर सफिक्स ऑड ही बनेगा। समझे कि नहीं समझे? बोलो। जल्दी बोलिए प्लीज, क्या ये बात क्लियर? मतलब इसको एक्सपेंड करके देखो, ये कितना आएगा सर? ये आ जाएगा 18c1 माइनस 18c3, है ना, प्लस 18c5, है ना, और यहां पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ऐसे करते जाओगे, लास्ट टर्म जब आप 9 रखोगे तो सर यहां आ जाएगा 18c17 और -3 की पावर, ये आ जाएगा सर 3 की पावर 8। तो ये वाला जो 9 है ये सिर्फ हमें ये बता रहा है, जो कि 3n का आधा है, ये सिर्फ हमें ये बता रहा है कि हमें आधे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स लेने हैं। ऑब्वियसली इसमें क्या है, तो इस चीज को देखकर मत कंफ्यूज होना, ये तो उसने अपने हिसाब से जवाब बात लिखी है, बट फिर भी मैंने इसका इलॉबरेटिव आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि ये क्या मतलब निकलता है। आप इसके लिए भी n और k के कॉम्बिनेशन के लिए भी सिग्मा खोल के देख सकते हैं, तब भी सेम आएगा। ठीक है, और ये बाइनोमियल थ्योरम से सर बहुत आसानी से प्रूव हो गया, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर के यूज से ये बहुत आसानी से प्रूव हो गया। अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, शो दैट सब्जेक्टिव वाला सवाल है, पुराने टाइम पे पूछा जा चुका है। सोचिए एक बार कि आप इसको कैसे कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे कि यहां पर x-3 है और यहां पर x-2 है, तो दोनों तरफ एक काम करते हैं सर, x-2 बना लेते हैं या दोनों तरफ x-3 बना लेते हैं। तो मैंने क्या किया, इस लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे लिख दिया, देखना भाई, सिग्मा r की वैल्यू 0 से लेकर 2n a r, और इसको लिखा 1 प्लस x-3 की पावर r। ठीक है, क्योंकि x-2 ही लिखा हुआ है। अब मैं थोड़ी देर के लिए x-3 को क्या बोल दे रहा हूं सर? मैं x-3 को अल्फा बोल दे रहा हूं, से अल्फा। ठीक है,
तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई जरा देखना, सिग्मा आर की वैल्यू 0 से लेकर 2n ए आर 1 प्लस अल्फा की पावर आर। सिमिलरली जो आपके पास राइट हैंड साइड दे रखी है वो क्या बन जाएगी सर, दैट इज सिग्मा आर की वैल्यू 0 से लेकर 2n बी आर अल्फा की पावर आर, है ना। हमसे पूछा क्या शो करना है सर, बी एन। तो मैंने कहा बी एन है कौन सर, आप बोल सकते हो जब आप इसको ओपन करोगे ये आएगा B0 प्लस B1 अल्फा की पावर 1 प्लस B2 अल्फा की पावर 2, करते करते सर बीच में आएगा Bn अल्फा की पावर n, और ऐसे आगे चलता जाएगा ये। तो Bn क्या है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ अल्फा की पावर n ऑन राइट हैंड साइड, है ना। तो Bn जो है वो कोफिशिएंट है अल्फा की पावर n का राइट हैंड साइड में। तो मतलब सर हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, हमें यहां पर अल्फा की पावर n का कोफिशिएंट निकालना है ना। यहां पर हमें अल्फा की पावर n का कोफिशिएंट निकालना है। मैंने कहा एक बार इसको एक्सपेंड करना जरा, r की वैल्यू 0 रखी तो ये बन जाएगा a0, 1 रखी तो a1 1 प्लस अल्फा की पावर 1, फिर a2 में 1 प्लस अल्फा की पावर 2, ऐसे करते करते सर एक जगह आप पहुंचोगे n-1 भी रखोगे r की वैल्यू, फिर यहां पर आ जाएगा सर an 1 प्लस अल्फा की पावर n, फिर an प्लस 1 1 प्लस अल्फा की पावर n प्लस 1, ऐसे करते करते कहां तक जाना है सर आपको, 2n तक, a2n 1 प्लस अल्फा की पावर 2n। तो अब मेरा अल्टीमेट टास्क है कि मुझे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n ढूंढना है लेफ्ट हैंड साइड में। अच्छा, कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि इसमें से अल्फा की सबसे बड़ी पावर 1 ही निकल सकती है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। इसमें से अल्फा की सबसे बड़ी पावर 2 निकल सकती है। तो यहां तक आप बोल सकते हो, इससे पहले तक कोफिशिएंट ऑफ अल्फा की पावर n वो क्या है, 0। क्यों सर, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी पावर ही n-1 है। तो इसमें सबसे बड़ी पावर ही जब n-1 निकलेगी तो इससे पहले कहां पर निकलेगा अल्फा की पावर n, कहीं नहीं निकलेगा सर। हाँ, इसमें से अल्फा की पावर n निकल सकता है, इसमें भी अल्फा की पावर n निकल सकता है, और इसमें भी अल्फा की पावर n निकल सकता है, ठीक है। इससे पहले कहीं पर भी नहीं निकलेगा, जहां से 1 प्लस अल्फा की पावर n स्टार्ट होगी वहां से निकलेगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे रखी है आपको, ये क्या मतलब है कि अगर लोअर सफिक्स की वैल्यू n या n से बड़ी है तो a k की वैल्यू 1 है। मतलब वो ये बोलना चाह रहा है कि k की जगह n रख दो तो a n, अब k की सारी वैल्यूज n से बड़ी रखना, दैट इज a n प्लस 1 a n प्लस 2, ऐसे करते करते कहीं तक भी चले जाओ इन सब की वैल्यू 1 है, ठीक है। कि k की वैल्यू, लोअर सफिक्स की वैल्यू अगर n या n से बड़ी हो तो इस पूरे की वैल्यू 1 आएगी। तो कितने लोगों को यह समझ में आया कि उसने इन सब की वैल्यू 1 1 दे रखी है, इन सब की वैल्यू, क्योंकि इनका लोअर सफिक्स n से बड़ा है ना। तो अल्फा की पावर n का कोफिशिएंट अगर इसमें चाहिए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ अल्फा की पावर n, तो वो क्या हो जाएगा सर, जनरल टर्म देखो सर, दैट इज NCN हो जाएगा ये। तो इसमें से अगर आपको अल्फा की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए तो n+1 CR, तो सर यहां पे आ जाएगा n+1 CN। अगले वाले ब्रैकेट में से कितना आएगा सर, दैट इज n+2 CN। चलता जाएगा, लास्ट वाले में से कितना आएगा सर, दैट इज 2NCN। सब में से अल्फा की पावर n का कोफिशिएंट मैंने निकाल लिया और ये निकाल लिया। ये वापस से सर कौन सी आइडेंटिटी बन गई सर, ये बन गई जी हॉकी स्टिक आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी बन गई बेटा, ये बन गई आपके पास में हॉकी स्टिक आइडेंटिटी। केसी केसी स्टार्ट होते हैं, मतलब अपर सफिक्स और लोअर सफिक्स सेम होने चाहिए। लोअर सफिक्स कांस्टेंट रहेगा, अपर सफिक्स में एक एक की बढ़ोतरी होती रहेगी। जहां पर जाकर रुको उसके अपर सफिक्स में एक बढ़ा देना और लोअर सफिक्स में भी एक बढ़ा देना। ये जवाब लिखने का तरीका है और प्रूफ मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता के आ चुका हूं। और कैसी सिचुएशन होगी सर, HHPP सिचुएशन, यही प्रूव करना था कि BN जो है वो ये है। तो सवाल कुछ भी नहीं है बट पूछने का तरीका, और जो कि बहुत मैटर करता है जेईई एडवांस में कि सर है क्या। देखो एक तरफ अल्फा माइनस x-2 दे रखा है, एक तरफ x-3 दे रखा है।
सबसे पहली चीज जो है वो हमें ध्यान देनी थी, वो क्या थी कि सर दोनों तरफ सेम बना लो ना, x-3 या तो दोनों तरफ बना लो या x-2 दोनों तरफ बना लो, फिर उसको अल्फा बोलकर फिर आगे बढ़ेंगे। जी एडवांस 2020 में पूछा गया सवाल, पहले वाले पार्ट में एनसीआर को डिफाइन किया है कि ये जो है ये क्या लिखा हुआ है सर, सॉरी एनसीआर नहीं, एससीआर। अगर आर की वैल्यू एस से छोटी या बराबर है तो ये वाले से वैल्यू निकालना, और यहां लिखा हुआ अगर एस से बड़ा हो जाए तो इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी। GMN क्या है, चलिए जी एक सेकंड, मैं यहां पर थोड़ी सी चलाकारी दिखा देता हूं, थोड़ी जगह बना लेते हैं, ठीक है, है ना, थोड़ी सी क्या बना लेते हैं बेटा, जगह बना लेते हैं, इस पूरे में बन गई जगह। आ जाइए। तो सर GMN क्या है जरा देखना, व्हाट इज G एज ए फंक्शन ऑफ M, N इज सिग्मा P की वैल्यू 0 से लेकर M+N, और फंक्शन ऑफ F एज ए फंक्शन ऑफ FMNP, मतलब फंक्शन ऑफ MNP, और नीचे लिखा हुआ है N+P CP, ठीक है जी, है ना, ठीक है, N+P मतलब ये वाली चीज ऐसे लिखी हुई है, दिस इज N+P, फिर ये गोल ब्रैकेट यहां पर P, जिसका मतलब होता है NCRE मतलब, ठीक है। अब सर FNP FMNP हमें निकालने के लिए एक रिलेशन और दे रखा है, वो ये रहा। तो मैंने कहा FMNP क्या है, फंक्शन F एज ए फंक्शन ऑफ MNNP इज सिग्मा I की वैल्यू 0 से लेकर P तक MCI N+ICP और N+P CP माइनस I। तो अब की बार 3 बाइनोमियल कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई करवा दिए सर, है ना, अब की बार 3 बाइनोमियल कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई करवा दिए। मैं अगर आपको ध्यान देने के लिए बोलूं कि पिछली क्लास में आपने जब बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर अटेंड किया था तो वहां पर बाइनोमियल सीरीज जब आ जाती है तो मैंने आपको 2 थॉट बताए थे, दूसरा थॉट और पहला थॉट दोनों शेयर कीजिए। एक थॉट होता है सर जब हमें कोई सीरीज समझ में नहीं आती तो हम किसी एनसीआर को कोफिशिएंट ऑफ किसी पावर को लिखकर फिर कोफिशिएंट वाली जो टर्मिनोलॉजी है उसको कॉमन लेते हैं। दूसरा आपको बताया था सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन सर आपने ऐसे बताया था कि सिंप्लीफाई कर कर कोशिश करो कि एक जो समेशन वेरिएबल है उसको एक में शिफ्ट कर दो, जैसे आई है, आई इसमें भी बैठा है, इसमें भी बैठा है, इसमें भी बैठा है, कोशिश कर सकते हो कि एक एनसीआर में शिफ्ट हो जाए। मतलब क्या है सर इस चीज का, मैंने कहा इसको ओपन कर तब समझ में आएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज m फैक्टोरियल i फैक्टोरियल m माइनस आई का फैक्टोरियल, ठीक है सर। इसको ओपन करोगे सर ये आएगा n+i का फैक्टोरियल, यहां पर आ जाएगा सर दिस इज p फैक्टोरियल n+i माइनस p का फैक्टोरियल। याद आया, है ना सर। ये क्या लिखा हुआ है सर, दिस इज n+p का फैक्टोरियल और ये वाला फैक्टोरियल दैट इज p माइनस आई का फैक्टोरियल, और इसमें से ये घटाओगे तो सर ये हो जाएगा n+i का फैक्टोरियल। समेशन वेरिएबल i है, i को एक बाइनोमियल कोफिशिएंट में शिफ्ट करने की कोशिश मेरी चल रही है भाई, या कम से कम जैसे इसमें भी i आ रहा है, इसमें भी i आ रहा है, इसमें भी i आ रहा है, तो ऐसा कोई बाइनोमियल कोफिशिएंट बना लो जिसमें i ना आ रहा हो ताकि मैं उसको सिग्मा से बाहर भेज सकूं। ये मेरा अल्टीमेट एम है। अब कुछ काटा पीटी होती है वो मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है, ये देखो ये गया, है ना, और ठीक है ना, बस ये दोनों गए, ठीक है। अब एक बाइनोमियल कोफिशिएंट हम ट्राई करेंगे बिना इसके बन जाए, है ना, बन गया लग रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको तो हम MCI ही रहने दें, ठीक है ना, ये पूरा एज इट इज। अब यहां सोचते हैं कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है सर, इन दोनों का एडिशन आ रहा है p कैंसिल i कैंसिल n फैक्टोरियल n आ रहा है, तो n के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, n के फैक्टोरियल से डिवाइड किया। अब जरा देखना मैंने एक चलाकारी की, उसको आप ध्यान से देखिएगा, 1 2 और ये 3, n फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का फैक्टोरियल, तो क्या मैं इसको NCP माइनस आई का फैक्टोरियल लिख सकता हूं, मतलब जिन पे स्टार लगाया है, क्योंकि इसको ओपन करोगे तो n फैक्टोरियल, p माइनस आई का फैक्टोरियल ये रहा, इसमें से ये घटाओगे तो ये फैक्टोरियल बनेगा, ठीक है ना।
अब आते हैं अगली चीज पर, जिनके नीचे हैश लगा रहा हूं, p फैक्टोरियल, n प्लस पी फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। इसको क्या बोल सकता हूं इन तीनों को मिलाकर? सर आप इसको बोल सकते हो n प्लस पी सी पी, है ना? है ना? समझे कि नहीं समझे? तो अब ध्यान से देखो, वैसे आई बैठा था 3 बाइनोमियल कोफिशिएंट्स में, मैंने अब आई शिफ्ट कर दिया 2 में, है ना? और सर ये लिखा हुआ है सिग्मा आई की वैल्यू 0 से लेकर p, दिस इज एफ एम एन पी। अब एक में शिफ्ट करने का फायदा क्या हुआ ये बताओ? फायदा ये हुआ भाई साहब कि अब आप इसमें से ये वाला पार्ट कॉमन ले सकते हो, क्योंकि इसमें समेशन वेरिएबल है ही नहीं। तो ये क्या बन जाएगा सर? एफ एम एन पी इज n प्लस पी सी पी, हमने कॉमन ले लिया, n प्लस पी सी पी हमने कॉमन ले लिया, और ये वाली चीज हमारे पास में बची, दैट इज सिग्मा एमसीआई और एनसीपी माइनस आई, और आई की वैल्यू 0 से लेकर p, और इस सीरीज को ओपन कर देते हैं अब। ठीक है, और वैसे भी देख रहे हो एफ एम एन पी पर ये वाली चीज कॉमन आ रही है, जब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो n प्लस पी सी पी, ये डिनोमिनेटर में भी है तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, खेल ही खत्म हो गया। सर इसको अगर हम ओपन करें, आई की वैल्यू 0 तो ये आ जाएगा MC0 NCP, आई की वैल्यू 1 पुट करें सर, ये आ जाएगा MC1 NCP माइनस 1। ऐसे करते करते अगर हम P तक जाएं तो ये आ जाएगा MCP और NC0, क्योंकि यहां पे पुट किया। अब ये बाइनोमियल सीरीज बन रही है जिसमें अपर सफिक्स का सम कांस्टेंट है, लोअर सफिक्स का सम भी सभी में कांस्टेंट है, P आ रहा है। इससे पिछली टर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकती बिकॉज MC 0 से स्टार्ट हुआ है, इससे अगली टर्म भी नहीं जा सकती बिकॉज NC 0 पे जाके खत्म हो गए। तो इसका जो सीरीज है वो क्या बन जाएगा सर? इसका सम बन जाएगा 2 की पावर में, सॉरी, इसका जो सम है वो बन जाएगा सर कितना? अपर सफिक्स का सम, दैट इज m प्लस n सी लोअर सफिक्स का सम। ठीक है जी, m प्लस n सी पी। तो अब मैंने एफ एम एन पी की वैल्यू पुट की, n प्लस पी सी पी ऑलरेडी था जो कि हम कॉमन ले चुके हैं सिंप्लीफिकेशन से, और इस बाइनोमियल सीरीज का जवाब कितना आया सर? दैट इज m प्लस एन सी पी, और डिवीजन में आपने ऑलरेडी एक n प्लस पी सी पी दे रखा है, और यहां पर आपने सिग्मा लगाया है p की वैल्यू 0 से लेकर m प्लस n का। चलिए भैया, मेरे ख्याल से जवाब आ गया सर, ये पूरा और ये पूरा गया। इसके बाद में जब वैल्यू 0 पुट करोगे तो m प्लस एन सी 0, फिर 1 पुट करोगे तो m प्लस एन सी 1, कहां तक पुट करोगे? m प्लस n तक। तो सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम लिखा हुआ है सर, ये वाली पूरी वैल्यू बची 2 की पावर m प्लस n। तो मतलब आप बोल सकते हो कि हमारे पास में GMN जो निकल के आया वो पूरा सॉल्व करने पे सर 2 की पावर m प्लस n निकला है। बस अब कोई भी जवाब में गड़बड़ मत कर देना भाई, पता चला इतना दूर आने के बावजूद आप आंसर को गलत कर दो, खत्म। सिंप्लीफिकेशन बेस्ड सवाल है और ये सिंप्लीफिकेशन आपको ध्यान रखना है। थॉट प्रोसेस भी मैंने आपको बताया। एक समझदार बच्चा वही होगा जो बादल का सहारा ले और हर सवाल में वो कोई नई चीज सीख रहा है तो उसको लिख ले कि हाँ सर, कि सिंप्लीफिकेशन में आपने बताया था कि जो समेशन वेरिएबल है अगर वो मल्टीपल जगह प्रेजेंट है तो कोशिश करो उसको एक जगह शिफ्ट करने की। ठीक है, अब देख लो भाई, GMN और GNM आर पॉजिटिव, बिल्कुल सही। दोनों की जगह बदल भी दूं तो पावर में तो वही रहेगा, बिल्कुल सही सर, ये दोनों बराबर आएंगे। GM कॉमा n प्लस 1, m प्लस 1 कॉमा n, ये भी सही है कि आप इसमें m की जगह m प्लस 1 रख दो और n को एज इट इज रहने दो, या फिर n की जगह n प्लस 1 रख दो, तो दोनों की राइट साइड में तो 2 की पावर m प्लस n प्लस 1 ही बनेगा। ये इसकी जगह 2m, इसकी जगह 2n, नहीं सर ये 4 की पावर m प्लस n बन जाएगा, और 2 टाइम्स ये नहीं होता, बिल्कुल सही। हाँ सर, ये वाली चीज जो सही लिखी हुई है, मतलब वो ये बोल रहा है कि G2m, मतलब मैं एक करके दिखा देता हूं, वैसे तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। तो m की जगह 2m और n की जगह 2n, तो ये लिखा हुआ है बेटा GM प्लस n का होल स्क्वायर, पावर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, तो वही तो लिखा है GMN का होल स्क्वायर। तो ABD इज द करेक्ट आंसर। क्या बोलती है पब्लिक? सर पब्लिक बोलती है मजा आ गया। देख भाई, अब ये एक सीरीज है, मतलब ये सीरीज, मतलब ऐसे समझो कि जे एडवांस 2019 में जब ये सवाल पूछा गया
तो ये सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का प्रोडक्ट मतलब सम, तो ये कितना हो जाएगा सर, दिस इज 2 की पावर n, ठीक है। ये एक बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ है NCR 3 की पावर r, तो दिस इज 1 प्लस 3 की पावर n का एक्सपेंशन, है ना। और सर ये क्या होता है KCK वाला, तो KCK वाला सर हम जानते हैं दैट इज n इंटू n माइनस 1 CK माइनस 1, और K की वैल्यू भी आप 1 से ही पुट करोगे n तक, तो इस पूरे का जवाब आ जाएगा सर दैट इज n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, है ना। और ये जो सिग्मा NCK इंटू K स्क्वायर है इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, GDBD का GDBD होगे बे, अच्छा फर्स्ट GDBD कर दी मैंने, ओहो हो हाँ सिग्मा ये 2 की पावर सर NCK थोड़ी है, ये तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स लिखा हुआ है, सही बोल रहे हो, मतलब जब 0 पुट करोगे तो 0 फिर 1 फिर 2 ऐसे करते करते कहां तक n तक, तो सर ये आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, अब ठीक है क्या, ठीक है ना, n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। सर ये के स्क्वायर में क्या करोगे, मैंने कहा यार देख 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन, या फिर वही k इंटू एन सी के इंटू के, तो ये कितना आ जाएगा n माइनस 1 सी के माइनस 1, और यहां बचेगा k माइनस 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा k माइनस 1 n माइनस 1 सी के माइनस 1 प्लस n माइनस 1 सी के माइनस 1, इस पूरे के बाहर n, ये आ जाएगा सर n माइनस 1 n माइनस 2 सी के माइनस 2, और यहां पे आ जाएगा n माइनस 1 सी के माइनस 1, और ये वाली चीज ये आ जाएगी, तो बेसिकली जब इसमें सिग्मा डालोगे तो ये आ जाएगा n बाहर n माइनस 1 अंदर, ये आएगा 2 की पावर n माइनस 2, और यहां पे आएगा सर 2 की पावर n माइनस 1, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो यार, और क्या है, इन दोनों में से छोटी पावर किसकी है n माइनस 2 की, तो n 2 की पावर n माइनस 2 मैंने कॉमन लिया, तो यहां बचेगा हमारे पास में n माइनस 1, यहाँ एक 2 बच जाएगा, तो n प्लस 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 2, ये सीरीज का सम बच रहा है ना, ठीक लिखा हुआ है क्या, n प्लस 1 और 2 की पावर n माइनस 2, है ना, सारे हो गए। अब उसने क्या बोला सर, इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है, बिकॉज डिटर्मिनेंट लगा हुआ है बाहर दैट इज 0, वो किसी पॉजिटिव इंटीजर के लिए होल्ड करती है, तो ये वाली जो मैट्रिक्स है इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू मतलब इसका डिटर्मिनेंट बना देते हैं, तो n प्लस 1 अपॉन 2, यहां पर कितना आ जाएगा n प्लस 1 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2, 2 की पावर n माइनस 2 को 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 लिख दिया, इसका जवाब आ रहा है सर n 2 की पावर n माइनस 1, और इसका जवाब आ रहा है सर दैट इज 4 की पावर n, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 करनी है ना, डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं भाई, कितनी बार बताऊं यार, अब तुम क्या छोटे बच्चे थोड़ी हो। सर ये फर्स्ट रो से कॉमन ले लो, मैंने कहा ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन लेने के बाद में यहां बचेगा 1, यहां पर डिटर्मिनेंट के अंदर सॉरी, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 2 की पावर n माइनस 1, यहां बचेगा n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 माइनस यहां पे 4 की पावर n। देखो वैसे तो ये n की वैल्यू 0 और माइनस 1 पे भी 0 हो रहा है, बट हमें कोई पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, है ना, तो मेरे ख्याल से आप इसको जब ओपन करोगे तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन 4 की पावर n माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन दैट इज n इंटू 2 की पावर, ऐड किया तो 2n माइनस 2, तो 2 की पावर 2n माइनस 2 को आप लिख रहे हैं 2 की पावर 2n अपॉन 2 की पावर 2 दैट इज 4 की पावर n अपॉन 4,
तो इसको हमने लिखा 4 की पावर n अपॉन 4 बराबर 0। सर 4 की पावर n कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एन अपॉन 4 बराबर 0। यहां से जो पॉजिटिव इंटीजर निकल के आ रहा है दैट इज 4। ठीक है, अब अगर n की वैल्यू 4 आ गई है तो ये वाली वैल्यू बता दो भाई। सिग्मा के मतलब जितनी भी सीरीज बन सकती है सारी एक ही सवाल में डाल दी भाई ने। मतलब सवाल आसान पूछा तो फिर थोड़ा लेंथी कर दिया, है ना। 0 से लेकर 4 के अपॉन के प्लस 1। इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा दैट इज 5ck प्लस 1, 5ck प्लस 1 अपॉन 5। तो 1/5 बाहर। अब जब इसमें आप 0 पुट करोगे दैट इज 5c1, फिर 1 पुट करोगे तो 5c2, कहां तक जाएगा 5c5 तक। तो बेसिकली सर ये 2 की पावर 5 होता, परंतु एक गायब है 5c0 वाला, डिवाइडेड बाय 5। तो सर ये लिखा हुआ है 31/5 6.20 MDH। ठीक है भाई, MDH असली मसाले सच सच। पीवाईक्यू नंबर 10 जो कि जेईई एडवांस 2018 में पूछा गया है, देख लीजिए फटाफट इसको भी। सिंपल सी बस काम है एक छोटा सा। ये क्या कर दिया भाई, दोनों ही सर पे टांग दिए इसके देख रहे हो एनसीआर के कोफिशिएंट के साथ कितनी जाती हो रही है बेचारे के साथ। एनसीआर है भाई वो, ठीक है। हाँ वो क्या है 10CR। आर की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 10 तक जा रही है, डिनोट्स द बाइनोमियल कोफिशिएंट। बहुत बढ़िया। अब सर ये जो हमें x दे रखा है, अगर मैं इसकी जनरल टर्म लिखूं, इसका स्क्वायर 2 × मतलब इसकी जनरल टर्म क्या आ जाएगी सर देखना, इसके साथ 1 मल्टीप्लीकेशन में इसका 2 इसका 3, तो r इंटू 10CR का स्क्वायर और वैल्यू जा रही है 1 से लेकर 10। ठीक लिखा भाई क्या, है ना। r की वैल्यू 1 रखोगे तो पहली टर्म आ जाएगी, 2 रखने पे दूसरी, फिर तीसरी, 10। बिल्कुल सही। अब इस पे प्रॉपर्टी लगा देते हैं सर। तो ये क्या लिखा हुआ है सर, ये पूरा लिखा हुआ है दैट इज r 10CR इंटू 10CR। ये पूरा क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है 10 इंटू 9CR-1। तो चलिए जी, और ये 10 जो आएगा यहां पर उसको सिग्मा से बाहर, और ये हो गया 9CR-1, और यहां लिखा हुआ है सर 10CR, है ना। और r की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक जा रहे हैं। अच्छा 9CR-1 को हम पलट कर 9CR-1 को पलट कर हम 9C10-R भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 9 में से R-1 घटाओगे तो वो 10-R आ जाएगा। तो दिस इज 9C10-R। अब अगर मैं इस सीरीज को ओपन करने के लिए बोलूं, तो जब मैंने R की वैल्यू 1 पुट की तो दैट इज 9C9 10C1, फिर 9C8, जब मैंने R की वैल्यू 2 पुट की तो ये आ जाएगा 10C2। करते गए कहां तक, लास्ट टर्म जो मैं पुट करूंगा दैट इज 10, दैट इज 9C0, और ये आ जाएगा सर 10C10। बाइनोमियल सीरीज है जिसमें अपर सफिक्स का सम कांस्टेंट है, लोअर सफिक्स का सम भी हमने कांस्टेंट बना लिया है, और सारी टर्म्स प्रेजेंट है। 9C9 से पीछे नहीं जा सकते, 9C10 तो कुछ होता नहीं है, और 9C0 से आगे नहीं जा सकते, 9C-1 भी कुछ होता नहीं है। दैट इज 19C10 आएगा। अपर सफिक्स का सम यहां, लोअर सफिक्स का सम यहां, इंटू 10 बराबर x। अब ये जो x की वैल्यू आई है वो आपको 1430 से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, मतलब इसको 1430 से भी डिवाइड कर दो, और ये जो है ये अपना FNF कहलाएगा। सिंपल सा सवाल, यस और नो। नाउ ये वाला जो सवाल है जो कि जेईई एडवांस 2023 में पूछा है, a and b आर द नॉन जीरो रियल नंबर्स, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इसमें इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -5 इसमें, b की वैल्यू पूछिए। मेरे ख्याल से आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल, तो आप देखेंगे, पाएंगे, समझेंगे और जानेंगे कि जो जेईई एडवांस में बाइनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस आए हैं
वो कुछ तो बहुत अच्छे हैं भाई, क्योंकि मैंने उनको इजीली एक्सप्लेन कर दिया, दैट डजंट मीन कि वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, सोचना बहुत मुश्किल काम है। बट हाँ, मेजर पार्ट जो है वो रिलेटिवली थोड़ा सोचने वाला और आसानी आता है। बट हमने क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस बहुत सारे किए हैं जो कि आपको एक नई थॉट के लिए मदद करेगा, तो उनको जरूर ध्यान से देखिएगा प्लीज, ठीक है जी। चलिए, होमवर्क इज, ठीक है, PYQs ऑफ जेई एडवांस के PYQs कहां से, 2007 से लेकर 2024 तक सारे कंप्लीट करने की कोशिश करो। मैक्सिमम मैंने करवा दिए हैं, थोड़े बहुत ही बचे होंगे। और जो ओल्ड आईआईटी वाले सवाल हैं, ओल्ड आईआईटी जेई वाले क्वेश्चंस हैं, जैसे जो आपको मिल जाएंगे 1980, 1983, 1991, नेट पे ये सब मिल जाएंगे, इनके भी आप क्वेश्चंस जरूर देखें, क्योंकि जनरली इनमें जो कॉन्सेप्ट और जो सवाल बनाने का जो बोलते हैं थीम यूज हुआ है, वही जेई एडवांस वाले कॉपी करते हैं। मतलब एक जनरल पैटर्न जो है वो इस प्रकार चलता है कि ओल्ड में जो सवाल पूछा गया उसको रिन्यू करके आजकल आईआईटी वाले पूछते हैं, और आईआईटी वाले में ही सेम कॉपी करके जेई मेंस वाले पूछ रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि हर सवाल में हो रहा है, आई एम नॉट सेइंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन, बट कुछ क्वेश्चंस में ऐसा देखने को मिला, ठीक है ना। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी लोगों का। कल हमारी मुलाकात होगी नए चैप्टर के साथ, दैट इज प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के अपने नोट्स जो हैं वो पूरे रिवाइज कीजिएगा प्लीज, है ना, फिर उसमें हम सवालों के थ्रू आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, थैंक यू।